डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से मैं पूरा बुक का रिवीजन करवाऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। एग्जाम देने से पहले इतना करके जाना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपसे, ठीक है। आप सभी को मैंने ये बताया था। सो ये जो वीडियो है आपका लगभग 1.5 आवर का, मतलब 1 आवर 30 मिनट का हो सकता है। ओके, इतना देर का वीडियो होगा और इसमें इसके बीच में आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा। बीच बीच से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे समझाना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसके बाद आप अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, फिर आप बहुत ही खुश होंगे। समझ में आ गया? फिर आप बाद में आके हमको बताएंगे सर एग्जाम अच्छा गया। समझ में आ गया? सभी बताना एग्जाम कैसा गया। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को क्लिक किए, पूरा जरूर वॉच कीजिए। अच्छे मार्क्स लाना है, पूरा वॉच कीजिए, समझिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतजार यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों को मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम होने से पहले मैं आप लोगों को पूरा बुक रिवीजन करवा दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स आज कवर करेंगे इस वीडियो में। आपको 1 आवर का ये वीडियो पूरा वॉच करना है और एग्जाम देने से पहले इसको अगर करके जा रहे हैं तो आपको कोई भी डाउट आपके पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया है और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा। तो आपके नजर से एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा अच्छा से करके आओगे। ठीक है? और चैनल में न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। मैं सबका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। समझना, देखिए यहाँ पे BSKG 178 है आपका जो टाइटल है। पहले ये समझिए टाइटल क्या है भैया। आपका जो टाइटल है यहाँ पे देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीति। प्राचीन मतलब पुराना, भारतीय आप समझते हो ना, भारत के, है ना। राजनीति, पॉलिटिक्स। देखो ये जो आपका बुक है ना, ये बुक है सोशल साइंस में आता है। किसमें आता है? सोशल साइंस में, जिसमें सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा किया जाता है। तो इसमें जो जितने भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे ना, कुछ भी पढ़ेंगे, ये दिमाग में रख लेना, ये हम लोग सोशल साइंस ही पढ़ेंगे। सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान। तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। ये जो हमारा क्या है, ये सामाजिक विज्ञान है। समाज के बारे में नॉलेज, है ना। समाज के बारे में जितनी भी समाज के बारे में नॉलेज है ना, वो सब इसमें समाया हुआ है। लेकिन ये प्राचीन भारतीय अनुसार, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस में जो इसमें ज्यादातर बात होगी वो राजनीति पर बात रहेगी। कितने? राजनीति पर बात होगी। किस पे? राजनीति पर, पॉलिटिक्स के बारे में बात चलेगी, ठीक है। तो प्राचीन का पॉलिटिक्स, अभी का नहीं। अभी का पॉलिटिक्स देखते हो ना, अभी जो है, अभी के समय में कौन है पॉलिटिक्स में, देख सकते हो अभी का लीडर जो बड़े बड़े है ना, नरेंद्र मोदी हो गए, है ना। क्या कहते हैं उसको, सब जानते हैं कौन को, सब जानते हैं ना उन्हें, योगी जी को सब जानते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कि खास है, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो ये अभी की तुलना में, पहले की तुलना में बहुत फर्क है। पहले जो राजनीति होती थी वो अलग टाइप की होती थी, अभी की राजनीति अलग टाइप की होती है। समझा क्या? लेकिन वही तो हम लोग आज समझने वाले हैं, वो प्राचीन भारत की राजनीति में, पुराने समय का, पुराना समय में जो भी राजनीति चलता था वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिमाग में रखिए कि राजनीति हम पुराने समय का समझने वाले हैं। इस चित्र में देख सकते हो ये पुराने समय का ये राजनीति है। ओके, चलिए, तो आपने अपना बुक देख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 खंड दिख रहा है ना। कितना खंड दिख रहा है? 4 खंड। तो आपका जो बुक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, आपका बुक है 4 खंडों में बटा हुआ है। खंड 1 में आप जो पढ़ने वाले हैं, खंड 1 में आपको मिलेगा प्राचीन भारतीय राजनीति का विषय क्षेत्र और उत्पत्ति, है ना। तो प्राचीन भारतीय राजनीति का क्या विषय क्षेत्र, ठीक है, क्या है इसका विषय क्षेत्र और इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, ये सब आप समझेंगे इसमें। और सेकंड में जो आप लोग समझेंगे, सेकंड खंड 2 में राज्य के प्रकार समझेंगे और स्वरूप, क्या राज्य के प्रकार है, इनके क्या स्वरूप है, ये सीखेंगे। और थर्ड जो आपका खंड है, थर्ड खंड में जो आपको समझने को मिलेगा, राज्य और मंत्री परिषद और सभाएं, है ना, राज मंत्री, ये सब जो होते हैं, सेना में ना, ये सब जो होता है, ये सब हम लोग समझेंगे इसी में, खंड 3 में। और पुराने समय का जो हम लोग आप समझेंगे लास्ट खंड 4 में, कि न्याय व्यवस्था किस प्रकार था उस समय का, है ना, कर प्रणाली कैसा था और अंतर्राज्यीय व्यवस्था कैसा था, ये सब हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट करते हम लोग समझते हैं। कंटिन्यू आपको रहना है, ठीक है, भागना नहीं यहाँ से। समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे आप देखो, खंड 1 में भी जो हम जो सीखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आएंगे क्वेश्चन, वही हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ जो, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीति के नाम और दंड नीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। देखिए इनमें जो हम लोग जो सीखेंगे, क्वेश्चन जो आता है ये दंड नीति से आता है, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र से आता है। ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग दंड नीति, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र का चर्चा करेंगे।
है ना। चलिए ऐसी तरह से एक एक करके हम लोग करते चलते हैं। फर्स्ट हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, देखिए फर्स्ट क्या समझेंगे, प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र के नाम और दंडनीति, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र, ये समझेंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना, है ना। यही आपका स्टार्ट हो गया है ये। इनमें से हम लोग जो फर्स्ट समझेंगे जी, ये समझेंगे, है ना। यही समझेंगे, आपको ध्यान समझना। प्राचीन राजनीति शास्त्र, तो भाई राजनीति शास्त्र क्या है ये समझो। राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है जो जिसमें राज्य सरकार, राजनीति, सदव्यवहार, इस सब चीज का अध्ययन होता है। राजनीति के व्यवहार का अध्ययन होता है, राजनीति शास्त्र का अध्ययन होता है, ये चीज का होता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग सीखेंगे, यहाँ आपने क्या देखा, प्राचीन राजनीति शास्त्र के नाम में दंड नीति के बारे में समझेंगे, धर्मशास्त्र के बारे में समझेंगे और नीति शास्त्र के बारे में इसमें हम लोग समझेंगे, और यहीं से क्वेश्चन आता है। और देखिए यहाँ पे जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, देखिए ये दो टॉपिक हम लोग नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वही दंड नीति इम्पोर्टेंट है, धर्मशास्त्र इम्पोर्टेंट, नीति शास्त्र, ये तीन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं कवर। आप डायरेक्ट आएंगे दंड नीति पे, हम लोग किस पे आएंगे, दंड नीति पे। ओके, तो दंड नीति से आपका यहाँ पे क्या आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम कर दो यहाँ पे, हाँ थोड़ा करो, हाँ नहीं थोड़ा छोटा ही करो, हाँ ठीक है। तो दंड नीति देखिए यहाँ पे क्या देखिएगा, दंड नीति। तो दंड नीति से क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने आपको इंपोर्टेंट टॉपिक में भी करवाया, तो थोड़ा सा इसमें रीड करते हैं, देखिए क्या बात है, मैं फिर समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या है, महाभारत में प्रजापति के नाम से राजनीतिक शास्त्र के कोष के रूप में दंड नीति का उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि भारत में जो प्रजापति के नाम से, महाभारत में जो प्रजापति थे उनके नाम से राजनीतिक शास्त्र के कोष मतलब होता है दंड, है ना। राजनीति शास्त्र के जो कोष है, जहाँ धन होते हैं, तो ये कोष ही होता है। तो इस कोष के रूप में दंड नीति का उल्लेख वहां पे मिलता है, कहाँ पे, महाभारत में, ठीक है। शांति पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि राजनीति व्यवहार दंड के माध्यम से पूर्ण है ना, अथवा तंत्र दंड को कारण धारण करता है, अतः दंड नीति कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यह किताबी भाषा समझ में जल्दी से आता नहीं है, ठीक है, किताबी भाषा जल्दी से समझ में आता नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग समझेंगे दंड नीति, देखिए ये दंड नीति का मतलब ये क्यों समझाना चाहता है, दंड नीति क्यों समझाता है, देखो ये इसलिए समझाना चाहता है कि राजनीति में जो दंड नीति है, ये दंड नीति इसलिए जरूरी है। देखो अगर दंड नीति नहीं होता तो आज हर जगह सिर्फ अन्याय ही अन्याय होता, किसी को कोई मार देता, ठीक है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर लेता, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि दंड का कोई रूल ही नहीं रहता कि हाँ कोई कानून ही नहीं रहता कि ये भाई जिसके साथ जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, ये सब नहीं होता, ठीक है। दंड नीति की वजह से लोग डर रहे रहते हैं, भाई नहीं अगर हम उसको मारेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ रूल बनाए जाते हैं, हर चीज का कुछ नहीं था। स्कूल में जाते हो, है ना, स्कूल गए होगे ना बच्चे में, जब छोटे थे तब स्कूल गए होंगे, तो देखिए वहां क्या होता, थोड़ा थोड़ा गलती करते थे तब पीटते थे, ठीक है, याद करके नहीं आते तो पीटते थे, ठीक है। तो उस समय की बात है, तो अभी का भाई मॉडर्न हो गया, अभी तो पीटते भी नहीं है बच्चों को, है ना। हम लोगों के जब समय में हम जब पढ़ते थे उस समय बहुत ही ज्यादा पिटाई दिया करते थे। तो हर चीज का दंड नीति है ना। आप मान के चलो, आप जहाँ पे रहते हो, घर में जिस जगह रहते हो, अगर समाज में कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हो, जैसे कि आपको बोला जाए कि यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे नहीं खेलना है, जबरदस्ती आप वहाँ पे खेल रहे हो, हाँ किसी का तुम क्या ये फोड़ दिए, घर का शीशा आप तोड़ दिए, खेल रहे हो शीशा तोड़ दिए, तोड़ फोड़ कर दिए खेलने के चक्कर में, तो इसमें आपको दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा वाली बात है, दंड छोटा मोटा वाली बात है। और बात ये बच्चों का दंड की बात है, बच्चों को तो माफ भी कर देते हैं, लेकिन बड़े लोगों की यहाँ बात जो हो रही है, बड़े लोगों के बारे में बात हो रहा है ना। तो यानी कि राजनीति के तौर पे दंड नीति, राजनीति के तौर पे दंड नीति, जैसे कि राजनीति के तौर पे अब देशद्रोही अगर कोई होता है ना, क्या होता है, कोई देशद्रोही होता है, या फिर अब महाभारत की यहाँ पर चर्चा हुआ, अब देखो महाभारत में क्या हुआ था भाई, महाभारत में क्या हुआ था, महाभारत में जो हुआ था, तो महाभारत में हुआ था चीर हरण, आप लोगों को पता होगा, महाभारत देखे होंगे। तो महाभारत में क्या हुआ था, चीर हरण हुआ था द्रौपदी का, दुर्योधन के कहने पर। तो चीर हरण समझते हो ना, ये वस्त्र का इसका वस्त्र उतारे गए थे, शरीर के जितने वस्त्र थे वो उतारे गए थे, ठीक है। तो ये सब हुआ था, आप सोच सकते हो इतना बड़ा काम हुआ था, इसमें दंड का पाठ हुआ कि नहीं, ये छोटा काम हुआ था क्या, छोटा कुछ हुआ था, ये बहुत बड़ा दंड का भागी हुआ था, जिसके वजह से पूरा विनाश हो गया,
ठीक है, महाभारत में पूरा युद्ध हुआ, एकदम पूरा विनाश हो गया। तो ये उन समय का, उस समय का दंड नीति था भैया, क्या नीति था। अब धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, है ना। अब आगे समझते हैं दंड नीति को और भी अच्छे से। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, तो दंड जो होता है वो दंड देने का काम केवल राजा कर सकते थे प्राचीन काल में, सिर्फ राजा। राजा के अलावा किसी के पास इतना शक्ति नहीं होता था, पावर नहीं होता था, ठीक है, कि कोई दूसरा कोई दंड दे दे। दंड देना के सिर्फ कार्य राजा करवाते थे। ओके, राजा के आदेश में ही दंड दिया जाता था। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसे प्राचीन भारत में प्रशासन का शास्त्र भी कहा जाता था। शास्त्र भी कहकर बुलाते थे प्राचीन काल में, क्या कहकर बुलाते थे, प्रशासन का शास्त्र भी कहकर बुलाते थे, दंड, है ना। आगे देखिए दंड नीति। उसके बाद जिसका संबंध शासन के कार्यों से था, कौटिल्य के मत से मनु, बृहस्पति व शुक्राचार्य द्वारा 4 विद्याओं में से एक दंड नीति है, जिसका अभिप्राय है कि बल का उपयोग, है ना, बल का प्रयोग अथवा दंड के अभाव में कोई राज्य कायम नहीं रखा जा सकता है। दंड के संबंध में मनु का मत था कि जब सब लोग सो रहे थे तो दंड उनकी रक्षा करता है, उसी के भय से व्यक्ति न्याय के मार्ग पर अग्रसर आता। देखो यहाँ तो कितना बड़ा बात दिया हुआ है। देखो इसमें मनु का मत था, मनु का कहना था। क्या कहना था भाई मनु का ये कहना था कि भैया दंड ही एक ऐसा चीज होता है, जब हम लोग देखिए नींद में पड़ते हैं, ये चीज अभी की तुलना में अगर इमेजिन करो कि अगर दंड नीति नहीं होता तो हम रात में सोए रहते, कोई भी हमको जान से मार के चले जाता, है कि नहीं। रात में हम सोए रहते, कभी भी कोई आता हमें मार के चले जाता। तो ये क्यों नहीं होता है हमारे साथ ऐसा, क्योंकि ये दंड नीति है हमारे देश में। सभी देश में दंड नीति है, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि अगर हम कुछ कर देंगे, है ना, अगर हम कुछ कर देंगे तो हमें दंड मिलेगा। तो ये अभी छोटा मोटा दंड है भैया, उस समय का दंड अभी का दंड में बहुत फर्क है। सो ये बातें, ऐसी बातें चलती है, अंडरस्टैंड। तो ये आप आई होप आप लोग ना दंड नीति अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं धर्मशास्त्र। देखो धर्मशास्त्र क्या है, समझो सही से। धर्मशास्त्र क्या है ना, सही से समझना है। धर्मशास्त्र, देखो आपको ये ध्यान में रखना है, धर्मशास्त्र ये है कि धर्मशास्त्र एक धर्म का अध्ययन है ना। धर्मशास्त्र में क्या होता है, धर्म का अध्ययन किया जाता है। धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लेना कि धर्मशास्त्र एक धर्म का क्या कहते हैं, शास्त्र है। क्या है, धर्म का शास्त्र है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि राजनीति शास्त्र का पर्याप्त शब्द धर्मशास्त्र माना गया है। राजनीति शास्त्र का जो पर्याप्त शब्द है उसे धर्मशास्त्र माना गया। यद्यपि धर्मशास्त्र संपूर्ण समाज का क्या होता है, द्योतक है, अर्थात समाज में उपस्थित विविध संस्थाओं से संबंधित नियमों को स्थापित करने वाला शास्त्र है। शास्त्र धर्मशास्त्र है ना। नियमों को जो स्थापित करता है वो धर्मशास्त्र कहलाता है, मतलब न्याय जो बनाता है, ठीक है, जो न्याय का काम करता है। तो देखो सपोज दैट, मान लो उस समय कोई दंड के पात्री है ना, मान के चलो आज कोई किसी को मार देता है, बिना मतलब का किसी को मार देगा, है ना। अब मान के लो आप भी आप भी स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है, आपको बिना मतलब का कोई मार दिया, ठीक है, मार दिया, और टीचर क्या होते हैं, इनका एक्शन नहीं लेते हैं। टीचर क्या करते हैं, बल्ले मारा, सही किया। तो ऐसा क्या होता है कि ये धर्मशास्त्र नहीं हुआ। धर्मशास्त्र में सारी इसमें ये कहा गया है कि अगर उन्होंने मारा तो उसके लिए न्याय हो, उसके लिए क्या हो, न्याय हो, बिना मतलब का उसने क्यों मारा, अंडरस्टैंड। तो यही होता है धर्मशास्त्र। तो उस समय में वही होता है कि बिना मतलब अगर कोई किसी को कुछ कर देता है तो, है ना, उसके लिए अगर धर्म का उपयोग किया जाता है, धर्म से क्या नहीं, कोई कुछ किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको ये प्राचीन काल के अनुसार आपको समझना है। यहाँ पे देखिए बुक में और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है, राजा के धर्म एवं राज्य से संबंधित विविध, है ना, अलग अलग, विविध मतलब अलग अलग विद्वानों का निर्धारण करने के रूप में और धर्मशास्त्र को राजनीतिक ग्रंथ भी माना गया है। धर्मशास्त्र को क्या माना गया है, राजनीतिक ग्रंथ, ठीक है। राजनीतिक ग्रंथ अगर पूछा जाए कि राजनीतिक ग्रंथ क्या है ना, तो याद रखना राजनीतिक ग्रंथ, है ना, धर्मशास्त्र को राजनीतिक ग्रंथ माना गया है। धर्मशास्त्र ही राजनीतिक ग्रंथ है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखो क्या है, उत्तर वैदिक काल में धर्मसूत्रों, है ना, धर्मसूत्रों के अनुसार, क्या धर्मसूत्रों के अंतर्गत ही प्रथम बार राज धर्म का साहित्य क्या हुआ था, रूप सामने आया। पुनः स्मृति ग्रंथों में राज धर्म का विस्तृत विवेचन हुआ। धर्मशास्त्र राजनीतिक विज्ञान का पर्याय बन गया। समझ में आ गया, पर्याय मतलब पर्यायवाची,
है ना। राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा गया, धर्मशास्त्र भी कहा गया। राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा गया, धर्मशास्त्र भी कहा गया। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया स्टूडेंट। धर्मशास्त्र भी, धर्मशास्त्र क्या है समझ गए, जिसमें धर्म के बारे में बात चर्चा किया जाता है, धर्म का नॉलेज दिया जाता है, क्या सही है क्या गलत है ये बताया जाता है, वो धर्मशास्त्र कहता है। अब आगे देखिए नीति शास्त्र समझिए। नीति शास्त्र क्या है, नीति शास्त्र क्या है, ध्यान समझिए। देखिए नीति शास्त्र में नीति शब्द का यानी कि नी धातु धातु से अर्थ ले जाना लिया गया है, यानी कि समझ में आ गया। नीति शास्त्र क्या है आपको सही से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, जो शास्त्र भलाई व बुराई में भेद, जो शास्त्र भलाई और बुराई में भेद, यहाँ पर फिर से मैं आपको पढ़ता हूँ, जो शास्त्र भलाई व बुराई में भेद तथा उचित अनुचित कार्यों का उल्लेख करे, ठीक है, इसके द्वारा मानव का मार्गदर्शन जीवन किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। समझ में आ गया। अब देखो यह ऐसा शास्त्र है जो भलाई और बुराई का क्या करे, मार्गदर्शन करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उचित क्या है क्या अनुचित है, उनका क्या करे, उल्लेख करे, ठीक है। तो जो इनका उल्लेख करता है वही नीति शास्त्र कहलाता है, जो नीतियां बनाता है ना, नीतियां बनाता है, क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कौन सा ऐसा काम करना है, यानी कोई देखो प्लान बनाना, नीति शास्त्र मतलब नीति समझते हो, नीति मतलब योजना बनाना, तो कौन सा योजना बनाए कि आप आगे बढ़ सकें लाइफ में, कुछ बड़ा कर सकें, ठीक है। तो यही होता है नीति। नीति शास्त्र में इसी चीज को सिखाया जाएगा, इसी चीज को सिखाया गया है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चौथी व पांचवी शताब्दी में दंड नीति और अर्थशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और न्याय शास्त्र जैसे शब्द प्रचलित हुए। देखो यहाँ पे आपको यह साफ साफ याद रखना, ध्यान रखना है, चौथवी और पांचवी शताब्दी जैसे ही चल रहा था, इनके बाद क्या चल रहा, दंड नीति और अर्थशास्त्र चल रहा था ना, तो इनके स्थान पर नीति शास्त्र का भी उपयोग करने लगा लोग, ठीक है, क्योंकि नीति शास्त्र का उपयोग करके योजना बनाने लगा, प्लान बनाने लगा, तो ये शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। तो चौथी और पांचवी शताब्दी में प्रचलित क्या क्या हो गया था, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और नए शास्त्र जैसे जो शब्द है वो प्रचलित हो गए थे। ओके, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कामंडक में, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कि लिखा हुआ है कामंडक में ने अपने राजनीतिक ग्रंथ को नीति शास्त्र का नाम दिया, ठीक है। कामंडक ने क्या दिया था, अपने जो कि राजनीतिक ग्रंथ को क्या दिया था, अपने राजनीतिक ग्रंथ को नीति शास्त्र का नाम दिया। अंडरस्टैंड, तो ये आपको ध्यान में रखना, नीति शास्त्र समझ में आ गया। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये तीनों हमारा हो गया इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर जो है हमारा, दूसरा इकाई है, वो इकाई क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा इकाई क्या है। अब जो नेक्स्ट जो आपका इकाई है उसमें लिखा है राजनीति का विषय क्षेत्र धर्म, अर्थ और नीति। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं धर्म, अर्थ और नीति सीखने वाले हैं। देखो पिछला जो कि चैप्टर था उसी से रिलेटेड है ना, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, इनके नीति क्या है भाई, इतने उसी को अलग अलग कर दिया, इन्हीं के बारे में सीखना है। कोई दिक्कत है बताओ। ये इसमें जो हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे राजनीति विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति, है ना, ये सब समझेंगे। तो इनमें से धर्म, अर्थ और नीति, ये तीन चीज हम लोग सीखेंगे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखा हुआ राजनीतिक विचारों का धर्म, अर्थ एवं नीति से संबंध। तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्राचीन भारतीय मुनिषियों होगा, प्राचीन भारतीय मुनिषियों ने कल्याणकारी राज्य की कल्पना की। प्राचीन भारत जो मुनिषियों होते, ऋषि मुनि जो थे, वो मुनिषियों ने क्या किया, कल्याणकारी राज्य की क्या किया, कल्पना किया। कल्याणकारी समझते हो, कल्याणकारी मतलब ये है कि जिससे लोगों का कल्याण हो, ऐसा राज्य बने जहां लोगों का क्या हो, कल्याण हो, है ना, अधिक से अधिक कल्याण हो, इसका क्या क्या कल्पना किया इन्होंने, सोचा, ठीक है। आगे देखो राजनीति केवल एक तंत्र ही नहीं अपितु एक ऐसा केंद्र था जिसमें धर्म सम्मिलित था। राजनीति सिर्फ तंत्र ही नहीं, तंत्र समझते हो, तंत्र मतलब ये है कि सिर्फ काम का ही चीजें नहीं है ना, ऐसा चीज है जहाँ धर्म भी जरूरी है ना, क्या है, धर्म भी जहाँ जरूरी है। राजनीतिक तंत्र के माध्यम से आचार व्यवहार और
प्रायश्चित नियमों का पालन होता था। अतः स्वाभाविकता प्राचीन विचारकों ने राजनीति को धर्म, अर्थ और नीति के साथ संबंध किया। तो पुराने जो बड़े-बड़े जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किया, राजनीति को धर्म के साथ, अर्थ के साथ और नीति तीनों को एक साथ मिलाया। राजनीतिक जो विद्वान थे बड़े-बड़े, उन्होंने क्या किया, धर्म को, अर्थ को और नीति को एक साथ इसलिए जोड़ा कि धर्म नीति में धर्म अगर नहीं हो और अर्थ ना हो, है ना, धर्म का कोई अर्थ ना हो और कोई नीति जब ना हो, कोई प्लान ना हो, तो वो कोई राजनीति नहीं हो सकता है। ठीक है, राजनीति में अगर हम चाहें तो देखो अभी अभी का कहीं कहीं राजनीति क्या होता है, मान लो आपके आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आपका जो घर में सीएम है, सपोज मान सकते हो आप जिस जगह भी रहते हैं उनका कोई सीएम है, तो देखो कहीं कहीं का सीएम खूब काम करता है। मान लो कि यहाँ योगी की बात की बहुत ज्यादा काम करता है, उनका बहुत ही चर्चा होता है कि बहुत ही ज्यादा बुलडोजर चला जाता है, ये करता है वो करता है, नाम सुनते हो, लेकिन कहीं कहीं पता भी नहीं चलता क्या होता नहीं होता। कहीं कहीं का मुख्यमंत्री सही से काम नहीं करता है ना। किसी किसी राज्य में आप देखे होंगे ना, विकास ही नहीं हुआ है, तो वैसे पड़ा हुआ है ना, पैसा मिलता है उसको, हर चीज हर फंड मिलता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। तो इसका मतलब समझते हो, वो धर्म का यूज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ नीति का यूज कर रहा है, अर्थ का यूज कर रहा है। अर्थ का यूज ये कर रहा है कि भाई वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, लेकिन काम का नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, काम के नहीं है, सिर्फ नाम के मिनिस्टर हैं, अर्थ है उनका, है ना, नीति है कि उनका कोई पॉलिसी है, बट वो धर्म पे नहीं चल रहे हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ से मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्या, कौटिल्य। तो कौटिल्य ने क्या कहा कि राजा का दायित्व है यह सुनिश्चित करना कि प्रजा स्वधर्म विमुख ना हो, प्रशासन द्वारा निर्मित नियमों का पालन हो, वर्णाश्रम के नियमों का आचरण हो, निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाला दंडित हो। जो निर्धारित जो नियम बनाया हुआ, उस नियम को जो भी उल्लंघन करे, नियम का जो भी उल्लंघन करे वो दंडित हो। ठीक है, वो दंडित हो, उसका दंड, उसको दंड हालत में मिलना चाहिए। कौन कह रहे हैं, कौटिल्य चाणक्य कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रहे हैं, चाणक्य कह रहे हैं, ऐसा हो, है ना, ये राजा का धर्म है। आगे देखो, अब इसी पे विचार करते हैं। अब हम लोग यहाँ समझेंगे धर्म को, क्या समझेंगे, धर्म को। तो धर्म मतलब समझते हो, यहाँ पर समझो। तो धर्म क्या है, राजनीति राजनीति शास्त्र को राजधर्म भी कहा गया है। राजनीति शास्त्र को क्या कहा गया है, राजधर्म भी कहा गया है। राजनीति शास्त्र राजधर्म से जोड़ा गया है। राजनीति शास्त्र क्या है भैया, राजधर्म है। मतलब कि ये राजनीति शास्त्र वो चीज है जहाँ धर्म का काम होता है, जहाँ लोगों के कल्याण के बारे में सोचा जाता है, ऐसा सोचा जाता है जहाँ अधिक से अधिक लोग उनमें खुश हो, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ फिर से आप लोग पढ़ो, यहाँ साफ साफ लिखा है कि राजनीति शास्त्र को राजधर्म कहा गया, अर्थात राजकीय धर्म, जो राज्य का जो धर्म है वो कहा गया है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, भारतीय चिंतकों ने राजनीति को धर्म के साथ संबंध किया। राजनीति के धर्म के साथ संबंध को समझने से पूर्व धर्म शब्द को समझना आवश्यक है। देखो, धर्म शब्द विविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, मुख्य रूप से समझना आवश्यक है। धर्म शब्द विविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, मुख्य रूप से सामाजिक कर्तव्य। धर्म शब्द का जो प्रयोग हुआ, सबसे पहले क्या यहाँ पर कहा है कि मुख्य रूप से सामाजिक कर्तव्य में यूज हुआ इसका। धर्म शब्द का यूज सामाजिक कर्तव्य, समझ में आ रहा, समाज में जो कार्य हो रहे थे, काम काज, इन पर यूज हुआ। उसके बाद देखो आगे, सत्य धारित नैतिक कर्तव्य के रूप में, है ना, एवं न्याय व्यवस्था के रूप में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। हाँ, उसी में ही तो प्रयोग होता है। किसी के लिए अगर न्याय किया जाता है तो वो धर्म का काम किया जाता है ना। किसी को आप पानी पिला दोगे, भूखे भूखे को खाना खिला दोगे, तो ये क्या है, ये धर्म है ना, ये धर्म का काम है। देखो, कोई गरीब को आप जैसे कि जो गरीब है, जिसमें कोई सहारा नहीं है, उनको एक मदद कर देते हो, हेल्प कर देते हो, जो बेचारा बहुत गरीब है, तो ये सहारा का काम है ना, ये धर्म का काम होता है। समझ में आ रहा, धर्म आप लोग जानते हो धर्म क्या है, कहते हो ना कि आपको बचाना मेरा धर्म था, कहता है ना, आपका हेल्प करना मेरा धर्म है ना, आपका सम्मान करना हमारा धर्म है। समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट्स क्या होता है, टीचर का सम्मान नहीं करता, भाई वो सम्मान नहीं करता, वो उनका धर्म है। आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप शिक्षक का हमेशा सम्मान करें। समझ में आ गया। आगे यहाँ पर लिखा है, राजा का मुख्य कर्तव्य है कि राज्य में समाज की स्थिरता तथा क्रमिक विकास और मनुष्यों में प्रसन्नता एवं सौहार्द को सुनिश्चित करना। वही वस्तुतः धर्म का संस्थापक है, अतः वह अपना धर्म
यानी दायित्व पूर्ण करे, ताकि धर्म मतलब दायित्व, समझ में आएगा, धर्म मतलब दायित्व, धर्म का दूसरा नाम अब ये कर्तव्य भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, धर्म का दूसरा नाम कर्तव्य भी, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा है कि धर्म क्या होता है, धर्म का यूज कहाँ क्या किया जा सकता है। ओके, आगे देखो, अब देखो यहाँ पे है लिखा हुआ, आप लोग पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को धर्म के साथ जोड़ने का जो उद्देश्य था वो था शासक के व्यक्तिगत आचार, है ना, व्यवहार और सामाजिक संहिता को स्थापित करना, मतलब सामाजिक में शांति को स्थापित करना, अर्थात शासक स्वयं उत्तम आचारशील हो, जिसके लिए उसमें अपेक्षित विविध गुणों और योग्यताओं का निरूपण किया गया, वह प्रजा में उत्तम आचरण का स्थापित करवाए, है ना, वो जो क्या करे, यानी राजा का यही कर्तव्य है, राजा का ये धर्म है कि वो हर प्रजा को खुश रखे, सुखी रखे, उनका पालन करे, उन्हें हर संकट से बचाए, है ना, उनकी रक्षा करे। तो ये सब इनका कर्तव्य होता है, ये तो धर्म होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने धर्म सीख लिया। अब हम लोग अर्थ समझते हैं, अर्थ क्या होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ, अर्थ में आपका ये है कि अर्थ को अर्थ राजकीय व्यवस्था जो है, राष्ट्र की व्यवस्था को अर्थ शब्द से क्या किया गया, संबंध किया गया। राज्य की जो व्यवस्था है उन व्यवस्था को किस पे, अर्थ के साथ संबंध किया, उनको जोड़ा गया। राजकीय व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था समझते हो, राज्य में जितने भी व्यवस्था है, ठीक है, प्रजा के लिए जितनी भी व्यवस्था है उन सभी व्यवस्था को एक अर्थ माना गया है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं, उस समय का प्राचीन काल का समय कह रहा है, प्राचीन काल का राजनीति शास्त्र कह रहा है ना। अर्थ को किससे संबंध किया है, राज्य की व्यवस्था से संबंध किया गया है। तो अब अर्थ को थोड़ा सा और भी अच्छा से समझते हैं कि अर्थ होता क्या है। पढ़िए यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ शब्द, अर्थ शब्द सामान्यतः धन व इससे संबंधित क्षेत्र को ध्वनित करता है, परंतु प्राचीन राजनीतिक संदर्भ में अर्थ केवल धन अथवा धन के क्षेत्र को ही नहीं अपितु इससे कहीं अधिक विस्तृत अभिप्राय की ओर ये इंगित करता है। प्राचीन की राजनीति में, ठीक है, प्राचीन राजनीति में इसे सिर्फ धन ही नहीं, अर्थ को सिर्फ धन ही नहीं माना गया है, तो अर्थ को अभी के समय में धन भी माना जाता है, अर्थ का मतलब समझ में आ गया। बट यहाँ पे प्राचीन काल के अनुसार सिर्फ धन की नहीं, इनमें वैज्ञानिकों का कहना क्या है, देखो वैज्ञानिक अभिप्राय ये है कि राजनीतिक प्रशासन, अर्थव्यवस्था एवं विधि एवं न्याय अंतर्राज्यीय संबंधों के सिद्धांत के निरूपण से है ना। और देखो काने महोदय ने महाभाष्य का उद्देश्य, ये सब आपको किताबी भाषा ये सब समझ में नहीं आएंगे आपको सही से, और आगे मैं आपको दिखता हूँ अगर इनमें से अगर आपका कुछ हो। तो अर्थ में इतना ही हम लोग रखते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं, क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम लोग समझते हैं नीति, ठीक है, तो नीति को भी देखते हैं। नीति क्या है, यहाँ पे नीति का मतलब होता है योजना, प्लान, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे राजनीति शास्त्र के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या कहना है कि राजनीति शास्त्र का एक नाम नीति शास्त्र है। इसका अभिप्राय है कि वह शास्त्र जो नीति से संबंध रखता हो, यानी कि नीति शास्त्र वो होता है, वह शास्त्र होता है जो नीति से संबंध रखता हो। नीति शब्द की व्याख्या अपेक्षित है, नीति का सामान्य अर्थ है वे कार्यक्रम जिनका कार्यान्वयन होना है, या फिर इस अर्थ में नीति को नियम भी कहा जा सकता है। देखो समझ आ गया, नीति मतलब योजना, है ना, प्लान, प्लान जिसका प्लान बनाया है, प्लान आपने ये बनाया है कि हमको ऐसे तैयारी करके जाना है, आपका ये प्लान बना है, आपका ये नीति बनाया हुआ, ये योजना बनाया हुआ है कि हमें ऐसे प्रैक्टिस करके एग्जाम देने के लिए जाना है, जो कि आराम से सभी क्वेश्चन को लिख देना है, एकदम पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो सारा क्वेश्चन को एकदम लिखते जाएंगे, एकदम रुकेंगे नहीं, मेरा पेन रुकना नहीं चाहिए, सारा जो भी क्वेश्चन देखोगे तो ऑटोमेटिकली जवाब निकले, तो मजा आ जाए ना, समझ में आ गया। इस तरह से ऐसा होना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये होता है नीति योजना, तो यही है, ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, नीति यही है किसी चीज का योजना बनाना, समझ में आ गया। आगे तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं, चैप्टर आपका इकाई 3। तो इकाई 3 में वैदिक राजनीतिक चिंतन। तो यहाँ पे हम लोग इससे क्वेश्चन पूछे बहुत ही कम जाते हैं, तो मैं देख लेता हूँ इनमें से मनु और कौटिल्य के बारे में पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स ये रखना है, इसमें मनु और कौटिल्य से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मनु और कौटिल्य से, इसमें से जो वैदिक राजनीतिक चिंतक में मनु और कौटिल्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मनु, मैंने आपको बताया मनु और कौटिल्य कौन है, मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया मनु के बारे में।
तो आपको यहीं से डायरेक्ट मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूं। देखो मनु और कौटिल्य दोनों ही प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक नाम है। मनु और कौटिल्य क्या है, ऐसे नाम है जो प्राचीन भारत के बड़े बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, महाविद्वान थे। क्या थे ये दोनों, बहुत ही महाविद्वान थे। अब यह समझना है कि ये मनु कौन है। देखो मनु जो थे वो धर्मशास्त्र के रचयिता थे। मनु जो थे वो धर्म के शास्त्र के रचयिता थे, और कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्र के रचयिता थे। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था किसने, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था ये इसने कौटिल्य ने। देखो कौटिल्य का जो दूसरा नाम है स्टूडेंट्स, याद रखना, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य है। तो चाणक्य जो है कि धर्म अर्थशास्त्र के क्या है, रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ इसने लिखा था। लेकिन जो मनु है, मनु ने क्या किया था, मनु ने धर्मशास्त्र के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करवाया। ठीक है, धर्मशास्त्र नामक पुस्तक उन्होंने लिखा। आप समझ सकते हो कि मनु और कौटिल्य कौन है। और इनके बारे में ना एक पीडीएफ बनाया, आपको BSK 178 का पीडीएफ आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ। आप जाइए पीडीएफ से एक बार देखिए, पीडीएफ से समझिए, बहुत ही अच्छा से मैंने उन्हें समझाया है। या वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा समझाया। ऐसे पीडीएफ से आप देखेंगे तो हो जाएगा। तो ये जरूरी था, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनु और कौटिल्य का पूछे जाते हैं, ये मैंने करवा दिया है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, है ना। टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करेंगे हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। देखो यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो पूछा जाता है बौद्ध साहित्य से। ठीक है, इनमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बौद्ध साहित्य का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ गया। तो एक बार देख लेते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे नीचे बौद्ध साहित्य के बारे में। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया है बौद्ध साहित्य। समझ में आ गया, तो वो आपको देखना जरूर है। यहाँ पे देखो, अब आपका आता है इकाई 4, है ना, चैप्टर 4 आपका आता है। तो यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बौद्ध साहित्य का बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और बाकी इनमें से कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो आपको ये टॉपिक सिर्फ देखना है इसमें से, बौद्ध साहित्य। अगर कोई भी टॉपिक आता है इनके बाहर भी तो क्या दिक्कत है, हमें 5 क्वेश्चन करना है। देखिए 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना, इनमें से ओनली 5 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है। कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, है ना। जो क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया है, इनसे बाहर तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। समझ में आ रहा। सो आपको इतना ही क्वेश्चन आपको करके जाना है, आपके नजर से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये बौद्ध साहित्य मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आपको पीडीएफ फिर से ये करना है, जाना है और फिर से आपको पीडीएफ देखना है। मैं फिर भी एक बार बौद्ध साहित्य के बारे में एक बार रिवीजन करवा दूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध की जो शिक्षा होती है, उनके दर्शन प्रथाओं को व्यक्त करने वाले विभिन्न प्रकार के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ शामिल होते हैं, जो कि पाली और संस्कृत जैसी भाषा में संरक्षित होते हैं, लिखे होते हैं। समझ में आ रहा है। और इसमें जातक कथाएं, त्रिपिटक और अन्य ग्रंथ भी शामिल होते हैं। तो जातक कथाएं, ये सब याद रखना। इन बौद्ध साहित्य में कौन से ये होते हैं ग्रंथ है ना, जातक कथाएं, त्रिपिटक और अन्य ग्रंथ शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिपिटक और जातक कथाएं के बारे में आपके बुक में सबसे अधिक चर्चा किया गया है। ओके, तो इसमें से बौद्ध धर्म के विकास और अभ्यास के बारे में चर्चा किया कि बौद्ध धर्म में क्या रूल है, बौद्ध धर्म क्या सोचते हैं, बौद्ध धर्म यानी कि व्यक्तियों के बारे में क्या भावनाएं रखते हैं। तो ये सब बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए बौद्ध धर्म को हमेशा शांति पसंद है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग, अशोक सम्राट भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म एक शांति, अहिंसा को नहीं, हिंसा को नहीं, अहिंसा को अपनाते हैं। ठीक है, तो हिंसा नहीं करना चाहिए। जो कि जो व्यक्ति आपका मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो
हेल्प करने के लायक हैं, जो जिसका कोई सहारा नहीं उनका सहारा देना, ना उनका हेल्प करना, किसी पे छल कपट नहीं करना किसी के साथ, ना किसी पे दुर्व्यवहार का विचार नहीं करना। सो ये आपका बौद्ध धर्म में आता है। तो इसके बारे में यानी साहित्य मतलब समझते हो कि इनके बारे में ज्ञान, ठीक है, इनके बारे में नॉलेज। साहित्य आप लोग समझ ही रहते हो ना, साहित्य वो होता है जिसमें से कोई ज्ञान आपको मिलता है, कोई पुस्तक का ज्ञान हो गया, है ना। पुस्तक का ज्ञान मतलब समझ ग्रंथ ग्रंथ के बारे में। तो बौद्ध साहित्य से ही आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो मैंने बता भी दिया था बौद्ध साहित्य के बारे में, पीडीएफ में आप लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, में कुछ भी इम्पोर्टेंट हमें नहीं पढ़ना यहाँ पे। और यहाँ पर देखे त्रिपिटक के बारे में आपको, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था, अगर आप चाहेंगे तो त्रिपिटक के बारे में आप लोग देख लेंगे। लेकिन त्रिपिटक से आपको मैंने जितना लिखाया है उतना ही लिखेंगे, और थोड़ा सा जोड़ जाड़ के आप लोग लिखेंगे। तो इससे आगे कुछ भी नहीं यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा जाएगा। ओके, ओके, उलझना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं उलझना है। अपने देखिए, हिंट आपको मैंने आपको हिंट कहाँ दिया है, हिंट आपको दिया वहीं पे क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ में मैंने आपको हिंट दिया है बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा से। तो आप हिंट लेके देखिए, अगर 10 लाइन भी हिंट आपके दिमाग में है तो आप 10 लाइन के बदले 10 पेज लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपने दिमाग में जोर जार के इस तरह से आपको पढ़ने की कोशिश करना है। फिर भी मैं कोशिश करूँ, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको जो लिखना है ना, किस तरह से आपको लिखना है कि आप आराम से करके आए एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है क्या है, राजनीतिक क्वेश्चन। इकाई 5 में देखिए राजनीतिक चिंतन के स्रोत है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, कहाँ से बनता है मैं आपको बता दूं। इनमें से देखिए राजनीतिक चिंतन के स्रोत, राजनीतिक चिंतन के स्रोत से ही बनते हैं। जो भी बनते हैं या राजनीतिक चिंतन के स्रोत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे राजनीतिक चिंतन के स्रोत में देखेंगे, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इनके नीचे हम देखो चिंतन के स्रोत में दो दो चीजों से चिंतन के स्रोत आपको पता होते थे, साहित्यिक स्रोत से और पुरातात्विक स्रोत से। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है भैया, साहित्यिक स्रोत वही होता है जो ग्रंथ ग्रंथ जो होते हैं, ये सब साहित्यिक स्रोत होता है जी। ग्रंथ ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ जिसमें लिखे होते हैं, बताए जाते हैं ना, उनके बारे में कहानी लिखे जाते हैं, तो ये साहित्यिक स्रोत में आ जाता है। मैं भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि साहित्यिक स्रोत में अगर देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत में आपका आता है वैदिक साहित्य आता है ना, बौद्ध व जैन साहित्य आता है, विदेशी वृत्तांत आता है, ठीक है, ये 3 चीज आता है आपका साहित्य में। और देखो वैदिक साहित्य में क्या आता है, वैदिक साहित्य में आता है वेद, है ना, उपनिषद आते हैं, धर्मसूत्र आते हैं, स्मृतियां, महाकाव्य। तो महाकाव्य क्या है, महाकाव्य में महाभारत आता है, रामायण आता है, पंच लक्षण आता है, अर्थशास्त्र, नीति सार, है ना। और आगे क्या है यहाँ पे देखिए, नीति सार के बाद आगे है नीति वाक्य मृत आता है। अंडरस्टैंड? तो आपने देख लिया कि साहित्यिक स्रोत में आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, है ना। उसके बाद आपको देखना है, क्या देखना है उसके बाद, यहाँ पर देखिए सेकंड आता है आपका पुरातात्विक स्रोत, जिसमें से पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक ऐसे ही आते हैं ना। तो देखिए साहित्यिक स्रोत में 3 चीज जो आते हैं आपका, 3 चीज में क्या, कि विदेशी वृत्तांत जो आते हैं, क्या आते हैं, विदेशी वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत ये समझ जाओ जो पुराने ऐसे ऐसे चीज है, जैसे मान लो कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी अवशेष हैं जो मिले थे, वो आपका एक पुरातात्विक हो जाता है। उस समय कैसे घर होते थे, है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे इतिहास में अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारे अवशेष, पहले पहले का बनाया हुआ घर, पहले के नगर कैसे होते थे, ये सब आपको कभी कभी सुनने को मिलता होगा, न्यूज में आता होगा, देखते होंगे ना कि पुराने जमाने के ये निकल गया, वो निकल गया, ठीक है। पुरातात्विक में जैसे ध्यान ये भी रख लेना आपको, पुरातात्विक में जैसे कि सिक्के, पुराने जमाने के सिक्के आपको कहीं कहीं देखने के मिलते होंगे, है ना, कि यानी उससे बहुत सारे जगह, बहुत सारे लोगों के पास अभी पुराने सिक्के, बहुत ही पुराने जमाने के सिक्के, है ना। कहीं कहीं खुदाई उदाई होता तो वहाँ सिक्के आपको मिल जाते हैं, स्मारक मिलते हैं, ठीक है, भवन मिलता है, पुराने भवन, मूर्तियां भी निकल जाती है कहीं कहीं खुदाई उदाई करने के दौरान।
चित्रकलाएं भी निकल जाती हैं। ये सब चीजों से आपको पुराने जमाने के राजनीतिक चिंतन के स्रोत मिलते हैं, समझ में आ गए। तो ये सब आपको प्राचीन काल के सभी मिलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। और उसके बाद देखिए विदेशी वृत्तांत में क्या है भैया, विदेशी वृत्तांत की अगर बात किया जाए तो यूनानी विचारकों का विवरण होता है ना। ये विदेशी लोग होते हैं, ये सब जो कि आते हैं यहाँ पे, यानी कि विदेश से अपना देश आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ आके एक अपना बुक लिख देते हैं, ठीक है। उन्होंने वो अपने बारे में सब बता देते हैं, तो ये सबसे पता चलते हैं। मुस्लिम इतिहासकारों का विवरण, जो मुस्लिम जो बाहर के देश से आते थे, तो ये सब विदेशी लोग यहाँ पर आके वहाँ के बारे में सभी जानकारी देते थे। तो ये सब अपना बुक बनाए हैं, अपना अपना खुद का अपना ये लोग विवरण दिए हैं। तो ये सब आपने जान गया। तो यहाँ आगे अगर आप बढ़ेंगे, आगे जो आप पढ़ेंगे यही सब चीज आपको देखने को मिलेगा, यही सब आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। तो ये आपको वैदिक साहित्य हो गया, ये सब में यही चीज मिलेगा। पुराण में आपका देखो यहाँ तो वैदिक साहित्य में थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वैदिक साहित्य में आपको वेद मिलेगा, ऋग्वेद, धर्मवेद, ये अथर्ववेद, ये सब आपको मिलेंगे, है ना। चार जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, और सामवेद भी आ जाते हैं। तो ये सब आपके वेद हैं। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी भी क्षेत्र अथवा विषय की जानकारी का मुख्य साहित्यिक स्रोत वेद ही है। पुराने समय के बारे में आपको जो जानकारी देता है, प्राचीन इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन जो जानकारी देते हैं वो वेद से बहुत ही ज्यादा जानकारी प्राप्त होता था, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग प्राप्त करते हैं वेदों से, अभी भी प्राप्त करते हैं वेदों से। तो ये वेद साक्षात अभी प्रेजेंट है। तो वेदों का भी एक बड़े ऋषि मुनि लोग अध्ययन करते हैं। अभी हम लोग अध्ययन तो नहीं करते हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि ये सब अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक लोग अध्ययन करते हैं, समझ में आ रहा है। अब आप आगे देखो, वैज्ञानिक क्या भाई, वैज्ञानिक ये साइंस वाले वैज्ञानिक की बात नहीं करते हैं। एक प्रकार का वैज्ञानिक ये भी होता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, अंतर्यामी जो होते हैं, समझते हो, जो आपको आपकी कल्पना करते हैं कि आपके साथ ऐसा होने वाला वैसा होने वाला, वो लोग, समझ में आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन भारत के प्राचीनतम विषय वेदों में ही निहित है ना। और यहाँ पे आगे है भारतीय साहित्य राजनीति संदर्भ में ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। भारतीय राजनीतिक जो संदर्भ वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। राजा की उत्पत्ति का, देवी का सिद्धांत, विदेश विंशों द्वारा राजा का निर्वाचन, राजा का राज्याभिषेक, राज्य संचालन के लिए सभा समिति तथा विदा जैसी समितियों का उल्लेख, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, वैदिक साहित्य से ही ये सब चीज का जानकारी आपको मिलता है। तो इनमें से मैं आपको ये बता दिया कि वैदिक साहित्य वही होता है जिसमें वेद के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसका जानकारी वेदों से प्राप्त होता है। आगे आपका है पुराण। पुराण क्या है भैया, पुराण के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना, विष्णु पुराण, है ना, ये सब नाम आप सुनेंगे। विष्णु पुराण का नाम तो खास करके आप लोग सुनेंगे, ये बहुत ही, है ना, खास पुराण है। तो विष्णु पुराण के नाम आप लोगों ने सुने ही होंगे, मत्स्य पुराण का भी नाम सुने होंगे, वायु पुराण का भी नाम सुने होंगे। तो 18 खास जो कि पुराण है वो 18 पुराण है, ये आपको सुनने को भी मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए पुराण के बारे में बता, पुराणों से जो जानकारी प्राप्त होता है यहाँ पे, है ना। या फिर साहित्यिक में हम लोग है तो साहित्यिक मतलब समझते हो कि ये साहित्यिक एक चीज ही है जिससे आपको साहित्यिक ग्रंथ है ना, साहित्यिक ग्रंथ में आ जाता है आपको कि जो किताबी रूप में लिखा हुआ होता है या कि कोई हिंट में मिलता है, जैसे कि मूर्ति वूर्ति के बारे में बता दिया हमने आप लोगों को, है ना। तो ये सब चीज में आपको क्या मिलता है, साहित्यिक का दर्शन, मतलब साहित्यिक की चर्चा किया जाता है ना, साहित्यिक स्रोत होता है ये सब। तो पुराण की बात किया जाए तो प्राचीन भारतीय व्यवस्थाओं की जो जानकारी है, जानकारी लिए पुराण महत्वपूर्ण स्रोत है ना। प्राचीन भारतीय व्यवस्थाओं की जो जानकारी है उनके लिए जो पुराण है वो महत्वपूर्ण का स्रोत है। जो कुछ विद्वानों ने पुराणों और उनके वर्ण्य विषयों को ऐतिहासिक व्यक्त की है तथा वेदों की प्रामाणिकता को अधिक महत्व दिया है। और पीवी काने जैसे विद्वान, ये सब बहुत ही बड़े बड़े विद्वान है सब, प्रामाणिकता को शंका रहित मानते हैं। पुराण वस्तुतः क्षत्रिय परंपरा को स्थापित करने वाले प्रमुख स्रोत हैं। पुराण क्या है भैया, पुराण में आपको क्या होते हैं, यहाँ पर याद रखना कि क्षत्रिय परंपरा, कौन सा परंपरा, क्षत्रिय परंपरा, यानी कि राजत्व को स्थापित करने वाले प्रमुख स्रोत होते हैं। पुराण को साहित्य है, विभिन्न विषय पुराणों में उपलब्ध होते हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो एक बात याद रखना, जब भी पुराने समय में
कोई अगर पूजा पाठ होते थे ना, तो वहाँ पे पुराण का ज़रूर ज़िक्र होता है। पुराण को लाया जाता था, पुराण को सुनाया जाता था लोगों को, है ना? उनसे जितने भी ज्ञान होते थे, वो ज्ञान लोगों को दिया जाता था। तो बहुत दिनों तक ये पुराणों की कथाएँ चलने लगती थी, बहुत अच्छे से, है ना? बहुत दूर-दूर से लोग आते थे पुराण के बारे में जानने के लिए। समझ में आ रहा है? आगे देखो, आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न विषय पुराणों में, विभिन्न विषय पुराणों में, विभिन्न विषय पुराणों में उपलब्ध होते हैं। पुराणों में विविध कथाओं के माध्यम से प्राचीन भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति आदि विषय का उल्लेख किया जाता है। सोच सकते हो, इस सब उल्लेख होता है। पुराणों में वर्णित विश्व के 5 प्रकार के प्रकार भी वर्गीकरण किया गया। जैसे कि यहाँ पे क्या याद रखना, जैसे कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर तथा वंशानुचरित, ये सब पुराणों में साक्षात बताए जाते हैं इन सब चीजों के बारे में। और यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे आगे देखा जाए तो यहाँ क्या है, भविष्य, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तथा भागवत पुराण, ये सब पुराण है। इन पुराणों में वंशानुचरित प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण में भी, है ना, गौरव, इक्ष्वाक और वाहदय राजवंशों की तालिका प्राप्त होती है। तो ये सब आप लोग समझ गए। और यहाँ पे देखिए राजा, सूर्य, आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे राजा, सूर्य और चंद्र चंद्र, वायु, यम, वरुण, अग्नि, कुबेर, पृथ्वी और एवं विष्णु के कार्य करता है अतः इन सभी के अंश उसमें पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब पुराण भी है। ये सब देखो, इनमें आपको यही याद रखना है कि पुराण आपका किस में आ जाता है, साहित्यिक स्रोत में आ जाता है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अनुसार आपको पुराण याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पे रामायण का चर्चा किया गया है, तो रामायण आप लोग जानते होंगे क्या है ना? रामायण महाकाव्य है आपका। तो महाकाव्य भी किस में आ जाता है, साहित्यिक स्रोत में आता है। रामायण, यहाँ पे रामायण के बारे में आपको जानना है ये कि सांस्कृतिक साहित्य जो लिखा गया है रामायण, संस्कृत सबसे सर्वप्रथम तो संस्कृत में ही लिखा गया, है ना? हिंदी में इसको समझने के लिए हिंदी का उपयोग किया गया। तो संस्कृत साहित्य में रामायण आदि काव्य के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारत को विशाल महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, ये देखो ये 2 बहुत ही विशाल महाकाव्य हैं। में प्रथम स्थान रामायण का है। तो रामायण और महाभारत की बात किया जाए तो इनमें से रामायण का जो प्रथम स्थान है, महाकाव्य में रामायण क्या है, प्रथम स्थान में है। आर्य संस्कृति एवं आर्यकालीन समाज का सूक्ष्मतम वितरण के साथ स्पष्ट चित्रण रामायण में प्राप्त होता है। रामायण प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था को समझने का मुख्य स्रोत है। तो ये सब चीज आपको कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है। तो रामायण को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण में बहुत ही ज्यादा ज्ञान छुपा होता है, बहुत ही ज्ञान है। हर किसी को रामायण पढ़ना ही चाहिए, ठीक है? आगे यहाँ लिखा है कि रामायण ऐसा स्रोत है, रामायण ऐसा स्रोत है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से, रामायण ऐसा स्रोत है जिसके बिना कोई भी प्राचीन भारतीय विषय अधूरा ही रहता है। रामायण के बिना ना, रामायण की कथा आर्यों और अनार्यों, आर्यों में आ जाते हैं, जो कि जो इंसान होते हैं, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, है ना? आर्यों में क्या है, जो ये पंडित उंडित आ जाते हैं, है ना? क्षत्रिय आते हैं, तो ये आपका आर्यों में आते हैं। और अनार्यों यानी राक्षस जो कुल आते हैं, राक्षस जो लोग आते हैं ना, राक्षस लोग जो पहले समय में, पुराने समय में जो बड़े-बड़े राक्षस होते थे, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है रामायण में। तो आपको ये सब बात पता होगा। तो रामायण की कथा आर्यों और अनार्यों के मध्य राजनीतिक प्रभुत्व को पाने के संघर्ष की कथा है। इस संघर्ष के प्रमाण बाल कांड से ही मिलने प्रारंभ होते हैं। बचपन से रामायण में बचपन से ही बुढ़ापे तक की हर कहानी, है ना, क्या होता है, क्या करना चाहिए, हर बात उनमें साफ-साफ आपको दिया हुआ वहाँ पे है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा राजनीति का सबसे बड़ा अगर अहम भूमिका देखें तो रामायण का बहुत ही बड़ा भूमिका है। राजनीति शास्त्र में रामायण का बहुत ही बड़ा भूमिका है। तो यहाँ पे देखिए रामायण में, यहाँ से रामायण में राज्य, राष्ट्र, जनपद जैसे शब्द प्राप्त होते हैं, जो एक निश्चित, है ना, सुनिर्धारित क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। सुव्यवस्थित राज्य तथा क्षेत्र
विशिष्ट में राज्य के संगठित रूप का उदाहरण रामायण से क्या होता प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति का क्या अत्यधिक जो है कि प्रयोग हुआ है किसमें रामायण में। और यहाँ पे देखिए दशरथ के लिए, देखिए आपको ये बताता हूँ रामायण का ना एक छोटा सा वीडियो, आप लोग छोटा सा कि रामायण, बस ये समझ जाओ कि रामायण क्या है। इस तरह से आपको लिख के सर्च करना है यूट्यूब में, आपको थोड़ा सा एक जानकारी मिलेगा। जो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा इसे आपको देखना है, ठीक है, बहुत ही सीख मिलेगा, है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। महाभारत की बात करते हैं। तो देखिए महाभारत के बारे में मैंने पीडीएफ में बहुत अच्छा से बताया है, रामायण के बारे में भी बताया है, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्मृतियां, स्मृतियां में देखो क्या है, स्मृतियां में समाज में व्यवस्था की स्थापना करने के लिए धर्म है, धर्म की अवधारणा करने की और दंड की, और इसी प्रकार दंड के उचित प्रयोग करने के लिए राजा की आवश्यकता बताई गई है। जिस कारणवश विभिन्न स्मृतिकारों ने राजधर्म की विवेचना के अंतर्गत स्मृतियों में राजशास्त्र से संबंधित अनेक बातों की जो चर्चा की है। देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि स्मृति क्या है, स्मृति होता क्या है। तो स्मृति की बात करते हैं ना, स्मृति को ये समझ जाना है कि यादें, ठीक है, स्मृति यानी यादें, पुरानी यादें, ऐसी यादें। देखो स्मृति का टोटल अगर मतलब समझना है तो ऐसे याद रखना है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों, ठीक है, पूर्व अनुभवों को क्या करते हैं, मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखते हैं, ठीक है, भर के रखते हैं और आवश्यक पड़ने पर उसे चेतना में लेके आते हैं। तो ये आपका क्या है, स्मृति है। तो स्मृति में आपको ये याद रख लेना है पुरानी यादें। तो इनके बारे में यहाँ पे बात जिक्र किया जा रहा है, समझ में आ गया। तो बाकी परलक्षण से तो कुछ आते नहीं है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में धर्मसूत्र, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण आदि पूर्णतः ब्राह्मणवादी व धर्मशास्त्री परंपरा में लिखे गए ग्रंथ हैं, है ना। समझ में आ रहा अर्थशास्त्र क्या, ये समझिए, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा पेंसिल हमको ये करना होगा, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे इसमें लिखने में हमको। तो धर्म जो सूत्र, अर्थशास्त्र के बारे में समझिए कि धर्मसूत्र, स्मृतियां, महाकाव्य, पुराण आदि पूर्णतः ब्राह्मणवादी व धर्म शास्त्रीय परंपरा में लिखे गए ग्रंथ हैं। कौन, अर्थशास्त्र, तथा इसका स्वरूप सैद्धांतिक अधिक प्रतीत होता है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में इनमें से कुछ भिन्न परंपरा प्रस्तुत की गई जो अर्थशास्त्रीय परंपरा भी कहलाती है। कौटिल्य का यह ग्रंथ अधिक व्यवहारिक धार्मिक विचारों से कम प्रभावित दिखाई पड़ता है। यह अपने ढंग का अर्थात अर्थशास्त्रीय परंपरा का प्राचीनतम और आधारभूत ग्रंथ माना गया है। देखो ये जो है, ये जो आपने देखा अभी अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के पहले पुराने समय में भी अर्थशास्त्र का यूज हुआ है, लेकिन ये जो अभी बात कर रहे हैं प्राचीन के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट इनके अनुसार अगर बात किया जाए तो इनके अनुसार कुछ अलग ही होते हैं। इनके अनुसार कौटिल्य के अनुसार, के अनुसार, तो इनके बारे में मैंने बताया है, आपको पीडीएफ में भी देखना है अर्थशास्त्र के बारे में। किसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। ये फिर भी मैं आप लोगों को ना बता ही देता हूँ, अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा। देखिए अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का ही एक शाखा है, सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत देखो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यही आपका अर्थशास्त्र होता है, अंडरस्टैंड। तो ये सब बात को आप लोगों को ने ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर देखिए इस तरह से यहाँ पे इस चैप्टर में इतना ही करना था। बौद्ध एवं जैन साहित्य में, तो देखिए बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में बात किया जाए तो बौद्ध के बारे में मैंने पहले से चर्चा कर लिया है, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर भी आपको अगर टाइम आपके पास है, एक बार बस एक झलक आपको देख लेना है। वैसे नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डायरेक्ट चल लेते हैं। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर में, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट आते हैं। इस चैप्टर में अब हमारा कोई भी खास नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ये खंड कंप्लीट हो गया, हम लोग दूसरे खंड में अब जाते हैं। ओके,
देखो अब जो आया हमारा खंड 2 में क्या आया है, राज्य के प्रकार और स्वरूप। तो यहाँ पे हम लोग राज्य के प्रकार को समझेंगे और स्वरूप को समझेंगे। राज्य के प्रकार को समझेंगे और स्वरूप को, राज्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके क्या स्वरूप है ना। तो ये सब हम लोग क्या सीखने वाले हैं इसमें, खंड 2 में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर है राज्य के प्रकार। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको राज्य के प्रकार देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि इसमें एक फर्स्ट चैप्टर आपका इकाई 6 आ जाता है यहाँ पे। तो राज्य के प्रकार में आपको देखेंगे तो क्या है, राज्य के यहाँ पे प्रकार है सभा, समिति, विदत और रत्नी। तो ये चारों प्रकार आपको समझना, क्योंकि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा चला जाता है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे कि राज्य के प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है राज्य के प्रकार में सभा, समिति, विदत और रत्नी के बारे में। तो राज्य के प्रकार का मैंने चर्चा अच्छा से किया है। कहाँ पे किया है राज्य प्रकार का चर्चा, मैंने पीडीएफ में आपको बता दिया राज्य प्रकार के बारे में अच्छा से, है ना, अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट्स मैंने फिर भी इसमें हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो आप लोगों को पीडीएफ फिर से देखिए एग्जाम देने से पहले फिर आपको एक बार पीडीएफ देख लेना है, समझ लेना है। एक एक नजर आपको पीडीएफ में मारना है ना। आधा एक घंटा आपको टाइम निकालना है आपको एग्जाम देने से पहले। अभी आपके पास है टाइम, ऐसी बात नहीं है। तो आप एग्जाम देने से पहले पीडीएफ एक बार जरूर देखेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए जितना आपको समझना है, मैं जितना समझा रहा हूँ उतना तो आपको समझना है। समझने के बाद आपको लास्ट में पीडीएफ फिर से रिवाइज करना है। आपको कोई भी सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे राज्य के प्रकार में सबसे जो पहला आता है सभा आता है। राज्य के प्रकार में कौन आता है, सबसे पहले सभा आता है। तो देखो सभा वही होता है ना जहाँ पे मीटिंग वीटिंग होती है। तो सभा में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनके अनुसार, तो वैदिक वन में क्या में राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति, है ना, समिति नामक दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। सभा और समिति नामक क्या थी, दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। इसके अतिरिक्त क्या, इसके अतिरिक्त पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, विदत, रत्नी आदि भी राजा एवं राज के नियंत्रण एवं संचालन में अग्रणी भूमिका निभाते थे। ये संस्थाएं राजा को सभी प्रकार के राजनीति और क्रियाकलापों में सहयोग करते थे। तो मैं आपको अपने तरीके से मैं अगर बता दूं तो देखिए सभा क्यों होते थे पुराने, जब राजा महाराजा के टाइम में सभा इसलिए बुलाए जाते थे। तो जब कोई भी अगर समाज में कुछ भी अगर आपको करना होता था या फिर किसी को दंड देना होता, कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि कोई ऐसा काम कर लेते हैं, किसी का कुचला लेते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। तो इस समय अगर दंड भी होते थे तो वहां पे राज दरबार में एक सभा लगाई जाती थी, सभा बुलाई जाती थी, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे लोग सभा में आते थे। वहां पे जो भी ये होती थी, मीटिंग होती थी, है ना, जो भी न्याय होता था उसी न्याय के अकॉर्डिंग काम होता था। तो यही सभा के बारे में बात है। तो इसमें से अपने मन से आपको सोच के लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो सभा के बाद ही आता है आपका समिति आ जाता था। क्या आता है, समिति। क्या आपको याद रखना है, समिति। सभा के बाद समिति। तो समिति में क्या आता है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्था में समिति सर्वसाधारण सामान्य जनता का एक प्रतिनिधित्व करता था। समिति पद सम जो इति से बना है। समिति पद की बात करते हैं, सम जो इति जिसका अर्थ होता है एकत्र करना। तो समिति में क्या होता है, बिल्कुल एकत्र कर लेते थे, है ना, लोगों को पूरा एकत्र कर लेते थे। तो सभा में क्या होता था, सभा में जो सिर्फ खास खास जो लोग होते हैं ना वो शामिल हो जाते थे। बट समिति में जितने भी प्रजा हैं, प्रजा को भी समिति में शामिल किया जाता था, एकत्र किया जाता था। राजा का निर्वाचन समिति के माध्यम से किया जाता था। राजा का जो निर्वाचन होता था, किसी राजा का जो चुनाव होता था वो समिति के ही माध्यम से होता था, है ना। राज्य के सभी लोगों को बुलाया जाता था, समझ में आ रहा है। दूसरे राज्य के भी लोगों को बुलाया जाता था, तब समिति क्या करवाया जाता था, तब राजा का निर्वाचन होता था, चुनाव होता था। समझ में आ गया। यहाँ पे आप आगे देखो, आगे है आपका विश्व द्वारा निर्मित समिति ही राजा का निर्वाचन करता था। ऋग्वेद में समान लक्ष्य, नीति एवं मन के साथ कार्य करने वाली संस्था के रूप में काम करता था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है समानम व्रत सह चित्त तेसाम। ये ऋग्वेद में बताया गया है कि समानो मंत्र समिति समानी। तो देखिए अथर्ववेद में ये कहा गया। तो राजा समिति में उपस्थित होता था, राजा क्या होता था, समिति में उपस्थित हो जाता था। यदि राजा समिति में अनुपस्थित नहीं होता था, मतलब उपस्थित नहीं होता था, अनुपस्थित होता था अगर राजा, तो उसे असत्य राजा कहा जाता था। जो राजा समिति में नहीं आते थे, जो राजा घमंड अपने आप में करते थे, है ना, समिति में नहीं आते थे, प्रजा के साथ नहीं मिलते थे, उसे असत्य राजा कहा जाता था, मतलब झूठा राजा कहा जाता था।
समिति अपने व्यक्तित्व इस प्रकार देते थे जो समिति में सर्वसम्मति से स्वीकृत हो जाए। देखो समिति में जो मतलब खुद के मन से समिति में आ जाए, है ना, ये आपका अच्छे राजा का ये गुण होता था। आगे है अथर्ववेद के अनुसार समिति राज्याभिषेक, युद्ध काल और राष्ट्र संकट काल में बैठक होती। समिति में क्या होता था, राज्याभिषेक हो जाता था, युद्ध काल के बारे में, राष्ट्र संकट के बारे में इनके बैठक होती थी, इनके बारे में चर्चा होती थी। प्रत्येक जन अधिपत्य राजा या सम्राट के हाथ में ही होता था। देखो ये भी कराना, समिति भी कराना, एक राजा, ये सब किसके हाथों में था, राजा के हाथ। देखो बिना राजा का समिति नहीं हो पाता था। तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोगों ने समिति देख लिया। विदत, तो विदत को भी थोड़ा सा समझना है, क्या है विदत, समझना है। देखिए विदत प्राचीन भारतीय राजनीति में वैदिक काल के विदत, वैदिक काल के समझ सकते हो, वैदिक काल जिसमें ऋग्वेद है ना, यजुर्वेद, धर्मवेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद, ये सब वेद जो होता था, तो वेद के समय ये तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे आपने क्या देखा था, यहाँ पे जो वेद देखा, तो ऋग्वेद अथर्ववेद यही दो वेद सबसे पुराने वेद हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराने हैं, उसके बाद अथर्ववेद, ये सब आपको भी जानना चाहिए। तो विदत में क्या बताया जा रहा है, देखो विदत में जो बताया जा रहा है समझो। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा पेंसिल काम सही से नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेना पड़ेगा एक अलग सा पेन। तो देखिए प्राचीन भारतीय राजनीति में वैदिक काल में विदत महत्वपूर्ण संस्था थी। विदत शब्द विद धातु से निसन्न है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, लाभ और सत्ता। समझ में आ रहा है। तो विद का जो अर्थ होता है लाभ होता है, सत्ता होता है, याद रखना। विद का जो अर्थ है लाभ, ज्ञान, ज्ञान लाभ और सत्ता, अर्थात ज्ञान लाभ अर्थ में ही सभा संगोष्ठी, सभा का अर्थ ग्रहण किया जाता था, है ना, समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पे ऋग्वेद में विदत का प्रयोग अधिक हुआ है। ऋग्वेद में सबसे अधिक जो प्रयोग हुआ है विदत का हुआ है, समझे ना, विदत का सबसे अधिक प्रयोग हुआ ऋग्वेद। विदत और समिति से इस अर्थ में भिन्न प्रतीत होता है कि विदत में स्त्रियों की सहभागिता सुनिश्चित होती थी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में योसा नामक स्त्री के विदत में सहभागिता ग्रहण करने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। और बाकी आगे जो आपका आता है रत्नी आता है, क्या आता है अगला जो आपका है, इसमें रत्नी आ जाता था। रत्नी, रत्नी में प्राचीन भारतीय राजनीति में अथर्ववेद, रत्नी का जो जिक्र अथर्ववेद में किया गया है पूर्ण अच्छे तरीके से। तो अथर्ववेद में राजा के निर्वाचन करने वाले वेद में राजकर्तार, राजकर्तार कहा जाता था। जो उन वेद में ना जो राज करते थे उसे राजकर्तार कहा जाता था, जो राज करते थे, ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार यहाँ पे कहा गया है, अथर्ववेद में धीव, रथकार, लोह कर्मकार, विद्वान, सूत, ग्राम प्रमुख आदि को राजकर्ता कहा गया है तथा इनमें राज्याभिषेक जैसे महत्वपूर्ण अवसर भी उपस्थित होने के लिए कहा गया है। समझ में आया, रत्नी में ये सब बात आता है। फिर आगे यहाँ पे यहाँ पे देखो श्लोक है, क्या है, ये राजानो राजकृत, ये राजानो राजकृत सूता ग्रामनश्चित, ये उपस्तीन पर्ण महान, है ना, महान प्रत्वम स्वर्ण कृष्ण तो जाना। तो अभिप्राय यह है कि राजा निर्वाचन जन समान कर्मकारों ग्रामीणों द्वारा होता था तथा शासन कार्य में इन सब की समान भागीदारी होती थी। और फिर उत्तर वैदिक काल में राजकर्तार का स्थान रत्नीन पद का प्रयोग बहुलता से प्राप्त होता है। देखिए इनमें से रत्नार के बारे में आपको और कोई खास जानकारी नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और रत्नार के बारे में भी बता ही देता हूँ। इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है, रत्नी में जो राज्य को चलाते थे, है ना, राज्य को चलाते थे, राज्य किस चीज से चलाते थे, रत्नों से। समझ में आ गया, रत्नों से जैसे कि भूषण हो गया, है ना, गले का हार वार जो होता है ना, सोना चांदी, चांदी पहले चांदी सोना बहुत ज्यादा चलता था ना, हीरा, ये सब चलता था। तो ये सब चीजों से जो देखिए मुकुट उकुट जो बनता था ये सोने का बनता था। तो ये जिसके पास ये सब होता था वो राज्य को चलाते थे।
है ना, वो राज हो जाते थे इनसे, काम काज होता था। अभी जिस तरह से पैसों से काम काज, हर काम जो कोई भी काम करने जाते हो पैसे से होता है, उस इसमें रतनी जो है वो इनके प्रकार में एक आते हैं, यानी कि राज को चलाने के प्रकार में एक आते हैं। रतनी जो था तो राज्य का एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता था, समझे, राज्य चलाने का। तो ये हो गया आपका, इस बुक में इतना ही मतलब इस बुक में ये इस कोड में, है ना, इस कोड की बात किया जाए, इस कोड का ये इतना ही है। ठीक है, इस इकाई में 6 नंबर इकाई का, खंड 2 में 6 नंबर इकाई का इतना ही है। अब देखो सप्तांग का समान, इसमें इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इसमें से जल्दी से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी जो भी इसमें से आता होगा तो वो मैंने दे दिया है। दंड के बारे में पहले भी चर्चा किया था, तो इससे अब कोई क्वेश्चन ज्यादातर आता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। हम्म अब देखो ये जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इकाई 8। तो ये जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना। राजा के गुण पूछे जाते हैं, देवी उत्पत्ति भी आपके आपके क्वेश्चन में पेपर में देख सकते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना है। देवी उत्पत्ति, स्वामी, राजा के गुण, खास करके राजा के गुण क्वेश्चन में आते ही हैं। राजा के गुण ये हम लोग देखेंगे, और देवी उत्पत्ति को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले राजा के गुण। देखिए राजा के गुण के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। राजा गुण क्या होना चाहिए, जो प्रजा के बारे में जो अच्छा सोचे, प्रजा का भलाई करे। तो ये मैंने आपको पीडीएफ में भी बताया, तो पीडीएफ में जरूर देखिएगा, ठीक है, पीडीएफ में जरूर देखिएगा। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये जो है ना राजा का गुण पीडीएफ में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया, फिर भी यहाँ पे आपको एक बार मैं पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ। क्योंकि यहाँ का जो भाषा यूज हुआ है राजा के गुण का, तो वो राजा सिंपल है ना, सिंपल राजा, जो राजा वही होगा ना, राजा का वही गुण होना चाहिए ना जो प्रजा के बारे में अच्छा सोचे, है ना, प्रजा के भलाई के बारे में सोचे, प्रजा का कल्याण के बारे में सोचे, प्रजा का रक्षा करे। तो ये वहाँ पे किताबी भाषा में ज्यादा समझ में नहीं आता है। फिर भी ये पर आपको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। क्या है, कौटिल्य ने स्वामी संपत अर्थात स्वामी के गुणों, रूपों एवं व्यवहार का वर्णन करते हुए अभिकामिक गुण, प्रजा गुण और उत्साह गुण के रूप में वर्गीकृत किया है इसे। तो इसने बताया, क्या बताया, देखो कि अभिगामिक गुणों के अंतर्गत राजा के मुख्य विशेषता बताया है देखो ये भी बात कहने वाली, बहुत सोचने वाली है। उस समय में जो है कि कौटिल्य जो है कि कौटिल्य चाणक्य एक ऐसा शक्तिशाली विद्वान विद्वान आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े गुरु थे, है ना, अर्थशास्त्री थे। तो ये इतने बड़े थे कि इनको पता था कि ऐसे लोगों का, ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो राजा बनने के योग्य हैं, है ना, उन्हें सब पता है कि राजा में कैसे गुण होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले अपना राजा बनाने का एक विचार रखा अखंड भारत के लिए, ठीक है। अखंड भारत के सबसे पहले राजा किसने चुना था, चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने का। समझ में आ रहा, तो ये अखंड भारत के का स्वप्न देखकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का सोचा, और बचपन से ही उसने उसके अंदर बहुत ही सीख डाला। आप लोगों में जिसने भी चंद्रगुप्त मौर्य का स्टोरी नहीं देखा जरूर देखना, समझ में आ गया, बहुत उसमें सीख है। तो अभिभावक गुण यहाँ पर देखिए, अभिगामिक, सॉरी अभिभावक कहते हैं, अभिगामिक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। तो अभिगामिक गुणों के अंतर्गत राजा के मुख्य विशेषता, उत्कृष्ट कुल में उत्पत्ति, दैव बुद्धि, धैर्य संपन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, है ना, सत्य प्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्च भिलाषी, अत्यधिक उत्साही, है ना, अदीर्घ सूत्री, सामंतों को अधीनस्थ रखने वाला, दृढ़ बुद्धि, गुण संपन्न परिवार और साथ से पुरस्कृत किया है। बताओ, अभी इनकी राजा को इस इन इतने सारे नामों से क्या किया था, पुरस्कृत किया था, है ना, कौन भैया, ये चाणक्य, कौटिल्य। अब देखो यहाँ पे उन्होंने राजा के बारे में थोड़ा गुण बताया है, क्या बताया है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, राजा के बारे में जो गुण बताया है। देखो, राजा के लिए आवश्यक प्रज्ञा गुणों में शस्त्र चर्चा, शस्त्र ज्ञान और तथ्यों का ग्रहण करने की क्षमता, स्मृति, विशेष ज्ञान को धारण करना, तर्क वितर्क करने करके निर्णय लेना, दोष त्यागना, है ना, गुणियों की रक्षा करना, ये राजा का गुण होना चाहिए, बहुत ही कर्तव्य होना चाहिए। उत्साह गुणों के अंतर्गत शौर्य,
अमर्ष, शीघ्र कार्य करना तथा कुशलता, ये 4 गुण स्वामी में होने का उल्लेख है। राजा, राजा के ये गुण होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इनके बारे में भी मैंने अच्छा से बताया है आप लोगों को, राजा का गुण के बारे में, है ना, पीडीएफ में। तो पीडीएफ जाइएगा, है ना, टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिएगा, पासवर्ड मैं दे दूंगा। ओके, पासवर्ड मैं आपको इंस्टा में देता हूँ, जो इंस्टा में आएंगे इसका पासवर्ड आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मनुस्मृति में राजा को, यहाँ पे मनुस्मृति से पहले यहाँ पे है, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से, है ना। तो देखिए इसके अतिरिक्त यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, देखो, इसके अतिरिक्त स्वामी के विस्तारक, प्रज्ञा के रक्षक, दुर्भी छादी, विपत्तियों में अन्नादि का व्यवस्थापक, दूरदर्शी, संधि विग्रह आदि, साम दमादि, चतुर, है ना, विधि, चतुर्विद और उपायों का प्रयोक्ता होना चाहिए। मनुस्मृति में भी राजा का धर्म को आचरण करने वाला, प्रजा का पालक करने के रूप में वर्णन किया गया है। देखिए इसके बारे में मैंने अच्छा से बता दिया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए वहां पर पढ़िए। अब आता है दैव उत्पत्ति। तो ये दैव उत्पत्ति का जो जिक्र है मनु ने किया है, ये आपको याद रखना है। आचार्य मनु के अनुसार दैव संसार में व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता आदि दूर करने के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा हेतु लोक व्यवस्था कायम कर रखने के लिए परमपिता परमेश्वर द्वारा राजा की संरचना निर्माण किया। देखो दैव उत्पत्ति में बताओ क्या, दैव उत्पत्ति में उसने ये बताया कि जो यानी कि भगवान ईश्वर जो है, ईश्वर का पूजा करना चाहिए। ईश्वर जो उत्पन्न हुए, ईश्वर का उत्पत्ति हुआ, है ना, जो भी ईश्वर है, जैसे कि शिव शंकर हो गए, है ना, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, हमें इन सभी का पूजा करना चाहिए। पूजा करने से क्या होता है, हमें कोई भी दुख और कोई भी संकट नहीं आते हैं, हमारा मन प्रसन्न होता है, ठीक है, हम शांत रहते हैं, है ना, और हमेशा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनमें ये बताया है। और यहाँ पे देखिए इसने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और था ऊपर करो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए फिर यहाँ पर देखिए। परमपिता परमेश्वर ने राजा को परम शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर से उनके दिव्य गुणों को सारभूत अंश रूप में संग्रहित कर राजा को सर्वशक्तिमान बनाया। अर्थात राजा इंद्र के समान सामर्थ्यवान, वायु के समान प्रजा का प्रिय एवं प्राणवत, यमराज के समान न्याय करने में वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, अग्नि के समान दुष्ट संहारक, वरुण समान अन्यायियों की बांधने में मैं अभी समझा रहा हूँ, चंद्रमा के समान आनंद प्रदाता एवं कुबेर के समान धनवान। देखो यानी कि देखो इसमें वेद के बारे में जो बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है, वेद देवी उत्पत्ति के बारे में। तो देवी उत्पत्ति की जो बारे में बताया गया है, अब देखो ये इस वहां से ये तुलना कर रहा है, जैसे कि राजा इंद्र से, कि जिस तरह से देवों के देव जो भगवान के वहां पे देवी के जो देवों के जो सबसे बड़े देव हैं, जो राजा हैं, देवों के जो राजा हैं, इंद्र है, इंद्र को ही मानते हैं। तो इंद्र जिस तरह से लोगों के भलाई के बारे में, मतलब जो जितने भी देवी देवता हैं सभी के भलाई के बारे में, है ना, अपने उनसे उनसे जो भी उनको परमपिता मानते हैं, जो उनको पूजा करते हैं, उनके लिए अच्छे, मतलब हमेशा उनका अच्छा करते हैं, उनका भला करते हैं। तो ये उनसे जिक्र किया है देवी उत्पत्ति में। समझ में गया है? तो देवी उत्पत्ति में आपको इसी तरह से अपने अनुसार देखो, आप हिंदू धर्म के अनुसार जो भी आपको माइंड में आए, उनके बारे में बहुत सारे जितने भी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आए उसे लिख देना है। समझ में आ गया? अगर आपको पूछा जाए देवी उत्पत्ति के बारे में, टिप्पणी में आपको इसे पूछे जा सकते हैं 10 मार्क्स में। समझ में आ गया? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें से। समझ में आ गया? अगर अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो आप बड़े से बड़े आंसर लिख सकते हैं अपने माइंड से। समझ में आ रहा है? चलिए, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, तो ये जो है आपका राजधर्म के बारे में जो है राजधर्म, तो राजधर्म महाभारत में वर्णित राजधर्म, तो इन सब का जो चर्चा मैंने पीडीएफ में आपको किया था, जो पीडीएफ आपको दिया है, पीडीएफ वाला जो वीडियो बनाया था बीएस के जो 178 पिछला वीडियो, वो वीडियो आप जरूर देखिए, है ना। इनको देखने के बाद फिर से एक बार वो वीडियो देखिए। समझ में आ रहा है? उनमें भी मैंने जो बताया आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा से। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो में आपको पहुंचना है। चलिए, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, यानी इस वीडियो में नहीं, इस खंड में इतना ही रखते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट खंड में आते हैं, नेक्स्ट खंड में देखते हैं कि हमारा कौन सा, है ना, कौन सा आपका इकाई है।
देखिए अब आता है आपका खंड 3, जिसमें आप पढ़ेंगे राज्य मंत्री परिषद और सभाएं के बारे में। समझ में आ गया? इसको इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहला कौन सा चैप्टर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहला जो चैप्टर है यहाँ पे ये, तो सबसे पहला आपका यही चैप्टर है मंत्री परिषद। तो इनमें से आप देखेंगे क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मंत्री परिषद का परिचय, मंत्री परिषद की संख्या नहीं, मंत्री परिषद का परिचय और मंत्री की योग्यता और मंत्री परिषद के कर्तव्य। समझ में आ गया? ये तीन चीज आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो ये तीनों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में बताते हैं। मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के कर्तव्य के बारे में मैंने आपको पीडीएफ में बताया। फिर भी मैं यहाँ पर इनकी बुक के अनुसार मैं आपको जरूर पढ़ के बताऊंगा। चलिए देखते हैं मंत्री परिषद का परिचय में। यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद का परिचय देखते हैं। तो यहाँ प्राचीन भारत में राष्ट्र संगठन की दृष्टि से मंत्रिपरिषद का जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी उत्पत्ति वैदिक युग से ही की राष्ट्र सभा से हो गई थी। मंत्रिपरिषद का किससे? वैदिक युग जब चल रहे थे। समझ में आ रहा है? तो वैदिक युग के राष्ट्रीय सभा से हुई थी, किंतु बाद में भारतीय राज्यों के उत्कर्ष तथा उन्नति की दृष्टि से उसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ती चली गई। धर्म, अर्थ और नीति शासन, न्याय आदि विषयों पर लिखे गए ग्रंथों में मंत्रिपरिषद पर इसलिए गंभीरता से विचार किया गया है कि एक चिरस्थायी और सर्वांगीण साम्राज्य की सुरक्षा, है ना, व्यवस्था के लिए महती आवश्यकता है। आज भी राष्ट्र प्रधान अपने सहायक मंत्रिपरिषद परामर्श के बिना किसी भी योजना कार्यान्वयन नहीं कर पाते हैं। देखो एक बात बताओ, बड़े से बड़े कार्य, जैसे मान के चलो ये प्रधानमंत्री है, कौन है यहाँ पे देश में प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री यहाँ पर देश में है नरेंद्र मोदी। देखो इसके अनुसार अगर इनके मंत्री नहीं होंगे, इनके जो मंत्री परिषद इनके नहीं होंगे, तो क्या देश को अकेले चला लेंगे? संभव ही नहीं है। अकेले खुद पूरा भारत में एकदम पूरा भारत को चला लेंगे? नहीं। उनको चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही उपयोगी नहीं है। भारत को चलाने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री से भारत नहीं चलेगा, कि उनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, है ना, उनके जितने मंत्री परिषद है, उन सभी को एक साथ होना होगा। सभी मिलकर ही कुछ बड़े कर, देखो क्या श्री नरेंद्र मोदी आप जो चाहे वो कर सकते नहीं, वो गठन करेंगे, ठीक है, वो मीटिंग बुलाएंगे, वो निर्णय लेंगे, सबसे मिलाएंगे, तब देश के लिए कुछ करेंगे। ये नहीं डायरेक्ट जो मन होगा वो कर लेंगे, वो उसके पास पावर है तो वो कुछ से कुछ कर लेंगे, ऐसे नहीं है। देखिए वो सबसे विचार विमर्श करेंगे, बातें करेंगे, तभी ही कुछ वो कर सकते हैं। तो यही है मंत्री परिषद का परिचय में, यही अपने मारे। देखो मंत्री परिषद में अब आप सोच के अपने दिमाग से इमेजिन करके बहुत सारा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? दिमाग का यूज कीजिए। आप बड़े क्लास में है, छोटे क्लास में नहीं है, इसीलिए किताबी भाषा आपको मजा नहीं आएगा, ज्यादातर समझ में भी नहीं आएगा, फालतू आप उलझिएगा। समझ में आ रहा है? तो मंत्री की योग्यता, देखो मंत्री की योग्यता की बात किया जाए, देखो मंत्री वही होना चाहिए, मंत्री वह होना चाहिए जो आम जनता के भलाई के बारे में सोचे, आम जनता का ख्याल रखे, आम जनता पर अत्याचार ना करे, वही तो मंत्री बन सकता है। उसे ही मंत्री बनाया जाना चाहिए, वो ईमानदार हो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मंत्री की योग्यता के बारे में, इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी पद पर किसी भी अधिकारी की नियुक्ति के लिए उसका योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। देखो मान के चलो आप ये हेलीकॉप्टर या आप एरोप्लेन को चलाओगे सपोज दैट, या आप ट्रेन को चलाओगे या मेट्रो को चलाओगे, या मेट्रो चलाओगे तो मेट्रो चलाने के लिए आपको नहीं आता, ठीक है, आपको ये एरोप्लेन चलाने के लिए नहीं आता है। तो भाई आप चलाने नहीं आता, आपके अंदर योग्यता नहीं है, आपके अंदर क्या नॉलेज ही नहीं है, कैसे चलाएंगे नहीं, आपने कभी सीखा नहीं, आपने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, तो क्या आप इसके लिए प्रयुक्त मतलब कि योग्य हो पाएंगे? कभी योग्य हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जिस चीज का नॉलेज नहीं हो उसके लिए आप योग्य नहीं हो पाएंगे, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसी प्रकार मंत्री परिषद में मंत्री उन्हीं को बनना चाहिए जिनके अंदर वो गुण हो, वो योग्यता हो,
बनने की। समझ में आ गया? अन्यथा अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अन्यथा अयोग्य व्यक्ति के चयन से किसी भी संस्था का शीघ्र विनाश हो सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति का चुनाव कर लिया गया है जो मंत्री बनने का योग्य नहीं है, तो वो क्या कर देंगे, है ना? अयोग्य अगर लोगों को अगर मंत्री बनाया जाए तो पूरा राज्य को ही खत्म कर देंगे, पूरा राज्य को ही बर्बाद कर देंगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए ऐसे लोगों को मंत्री बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो समझ में आ गया? मंत्री उससे ही बनना चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों अर्थात मंत्रियों के लिए कौटिल्य यह आवश्यक मानते हैं कि वह उच्च कुल का हो और उस वह धर्म का यथेष्ट ज्ञान हो, धर्म का वह अच्छी स्मृति वाला, मेधावी हो, निर्भीक हो, मेधावी हर चीज में वो क्या हो, जीत हासिल करने वाला हो, हर चीज में वो आगे हो, सर्वश्रेष्ठ हो। समझ आ गया? जैसे कि आप स्कूल में देखो, होता है ना, कोई बच्चा बहुत ही पढ़ने में तेज होता है, तो इस तरह का हो वो। समझ आ गया? वही बनेगा, वही मंत्री बनेगा। मॉनिटर बनेगा तो कौन बनेगा? कोई खास ही ना बनेगा स्टूडेंट। उसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पे। और वो निर्भीक हो, विवेकशील हो, आकर्षक हो, व्यक्ति वाला हो, वह ईमानदार हो, राजा एवं राज के प्रति निष्ठावान हो, तो वही क्या बनेगा, मंत्री बनने के योग्य है। समझ में आ रहा है? और इसके बारे में बहुत सारा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसके बारे में कुछ भी आएगा आप आराम से लिख सकेंगे। तो इनमें से बस यही दो का चर्चा करना था, इसके बाद हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं। अरे मंत्रिपरिषद में मंत्री का जो कर्तव्य क्या होता है, मंत्री का वही है, सब वही बात रिपीट हो रहे हैं। कर्तव्य मंत्री परिषद के जो कर्तव्य है यही होना चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करे, है ना? जनता के बारे में जनता का भलाई के बारे में सोचे, उनका रक्षा करे, है ना? ये सब ही भाई, यही सब का बार बार यहाँ पे बातें हो रही है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। यहाँ पे केंद्र सभा व स्थानीय शासन, केंद्र सभा व आपका नेक्स्ट क्या है, केंद्र सभा व स्थानीय शासन। इनमें से आपका जो इम्पोर्टेंट है भैया, ये सभा, वही तो सभा समिति विधत फिर से आया, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अभी समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो केंद्रीय सभाएं में भी सभा आते हैं, समिति आते हैं, विधत आते हैं, तो ये पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। और बात करते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका स्थानीय शासन, ये इनमें से जो कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा तीसरा अगर बात किया जाए तो गुप्तकालीन शासन है, लेकिन इनमें से दो आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? तो ये देखो, एक दो और तीन आपको करके जाना है। तो देखिए, रामायण कालीन भारत और महाभारत कालीन शासन, है ना? रामायण कालीन शासन और महाभारत कालीन शासन के बारे में मैंने बहुत अच्छा से बताया है पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसे समझिए। और पीडीएफ आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी जाके आप लोग पीडीएफ जल्दी से डाउनलोड कीजिए। और महाकाव्य काल शासन, ये दोनों आपको ये सब देखना ही है। समझ में आ गया? ये अब देखो, मैं अभी जो समझाऊंगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे वैदिक कालीन शासन को थोड़ा सा, तो वैदिकरण तो अभी जस्ट इसका चर्चा कर चुके हैं। देखिए, इसमें भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैदिकरण का भी चर्चा हम लोग कुछ देर पहले ही किए हैं। क्या किए हैं? जिसमें ऋग्वेद आते थे, यथर्ववेद आते थे, अथर्ववेद आते थे, सामवेद आते थे, यजुर्वेद आते हैं। तो ये वेदों का जो काल होता है वही आपका क्या होता है, वेदकालीन शासन है। समझ में आ रहा है? और इनमें से एक क्वेश्चन और बनते हैं इंपॉर्टेंट, स्थानीय शासन और इनके इसके प्रशासनिक स्वरूप, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया है, तो वहां से जाइएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है आपका यहाँ पे बुक का, तो इसीलिए मैं इन्हें अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। विदत ये सब चर्चा हो चुका है, और आप लोग जरूर देखिए पिछला वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है आपका यहाँ पे। हाँ, अब देखिए आगे देखते हैं, आगे इसमें से क्या है। तो इसमें आगे नगर सभा, जनपद। देखो, जनपद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जनपद वही होते हैं ना जो आम जनता होते हैं, आम जनता का भी जो प्रमुख होता है। समझ में आ गया? आम जनता के भी जो प्रमुख होते हैं उन्हें जनपद कहा जाते हैं। ऐसे ये समझ जाओ कि किसी नगर में बहुत सारे जो लोग होते हैं, तो उन लोगों में कितने लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जनपद कहते हैं। समझ में आ रहा है? कितने लोग काम करने वाले हैं, कितने लोग नहीं काम करने वाले हैं, कितने कितने उस राज्य के निवासी हैं, ये जनपद में आ जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें कोई खास नहीं है। रामायणकालीन नगर सभा के बारे में बता ही दिया है मैंने। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। और देखिए, ये मैं आपको बोलता हूँ ना, इसका पीडीएफ में मैंने बहुत अच्छा से जिक्र किया है, तो आप पीडीएफ जरूर देखिए, पीडीएफ में जाइए और समझिए।
इसमें से आपका, और देखो ये आता कौन सा, इकाई 14। देखो इकाई 14 में है शासकीय व सामाजिक न्याय सभाएं, राजकीय न्यायालय। तो इनमें से मैं देखूं, न्याय सभाएं, राजकीय न्याय, देखो नहीं, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं अधिकतर, समझ में आ रहा है, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सो इनमें से आपको बताने का टाइम वेस्ट नहीं करूं मैं, समझ में आ रहा है क्या। आगे आते हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा खंड में जाते हैं, ठीक है, ये खंड आपका कंप्लीट ही हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, कि वीडियो भी लंबा हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, और आपके पास बहुत ही कम समय है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना था मैंने बता दिया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट खंड में जाते हैं, समझ में आ रहा है। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब खंड 4 आपका चर्चा करते हैं, लास्ट खंड है ये। तो ये जो इसमें करेंगे हम लोग न्याय का, कर प्रणाली और अंतर राज्य व्यवस्था की चर्चा करेंगे, समझ में आ रहा है। तो इनमें से सबसे पहला जो इकाई 15 है, इकाई 14 तक हो चुका था। तो इसमें धर्म के स्रोत, क्या धर्म के स्रोत एवं धर्म स्रोत में धर्म, व्यवहार, चरित्र व राज शासन, इन पे होगा। बट आगे बढ़ देखते हैं, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है धर्म के स्रोत। देखो क्वेश्चन जो बनते हैं आपके धर्म के स्रोत से, ये क्वेश्चन बन जाते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसमें और देखते हैं, देखो इसमें आपको 15 में है, इकाई 15 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं धर्म के स्रोत से, समझ में आ गया है। तो धर्म के स्रोत आपको करना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ धर्म के स्रोत इम्पोर्टेंट है यहाँ का। तो धर्म के स्रोत में आइए यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखिए धर्म के कौन कौन स्रोत है, इसे आपको जान लेना है। क्या जानना है, प्राचीन लेखकों ने धर्म के निम्नलिखित स्रोत बताए हैं। क्या बताए हैं, देखिए यहाँ पे अर्थात वेद, देखो ये देख लेना कौन कौन बताए हैं। धर्म के जो स्रोत हैं, वेद, स्मृति, सदाचार एवं स्वयं का प्रिय, धर्म के स्वयं का प्रिय, ये धर्म के 4 स्रोत हैं। फिर से मैं बता दूं, वेद, स्मृति, सदाचार एवं स्वयं का प्रिय, ये आपका धर्म का क्या है भैया, धर्म के ये स्रोत हैं। तो यहाँ पे अलग अलग आप इसको पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इनमें से थोड़ा थोड़ा आपको है ना पढ़ना ही है, जरूरी है। वेद में वेद में सबसे पहले देखते हैं कि वेद भारतीय जीवन व्यवस्था तथा पूरे भारतीय आचार विचार तथा विविध शास्त्रों के मूल माने जाते हैं। भारत में वेद नाम से एक सुदृढ़ ग्रंथ परंपरा का ग्रहण किया जाता है, जिसमें अनेक शाखाओं से युक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों को लिया जाता है इसमें, है ना। कई बार कई बार केवल संहिताओं व ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा जाता था। तो वेद में फिर देखो, फिर वही बात घुमा फिरा के वही बात आ रहा है। वेद में आपका वही 4 वेद आ रहे हैं, है ना। 4 वेदों में आपने क्या देखा भैया, वेद में अगर बात किया तो वही 4 वेदों का जिक्र बार बार होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका बार बार यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है। फिर आपका स्मृति आता है, स्मृति के बारे में बताया, मतलब ये देखो वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। स्मृति के बारे में मैंने आपको बताया क्या होता है स्मृति। फिर आप देखिए यहाँ पे आचार, आचार देखो, आचार के बारे में नहीं बता, आचार देखो यहाँ पे समझो। आचार क्या है, धर्मशास्त्र परंपरा में वेद और स्मृतियों के साथ साथ सामाजिक आचार को भी धर्म के विषय में प्रमाण माना जाता है। देखो आचार, देखो कहा जाता है कि आचार परमो धर्म, आचार मतलब परमो धर्म, आचार परमो धर्म बताया है। एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि शास्त्र व लोकाचार के विषय में विचारधाराओं के धर्मशास्त्र में दिखाया जाता है। देखो आपको डायरेक्ट मैं यहाँ बता देता हूँ क्या, देखो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे बताया गया है कि आचार के अंतर्गत केवल वेद के ज्ञाताओं के आचार की प्रामाणिकता तथा आत्म त्रुटि बात करने करें तो केवल वेद विद्वानों की त्रुटि के प्रमाण है। यहाँ पे तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, मैं आपको बताता हूँ आचार में क्या आता है। तो आचार में देखो वो भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके अंदर क्या संस्कार है, आप किसी के सामने किस तरह से पेश हो रहे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन है या नहीं, ये आचार में आ जाते हैं, समझ में आ गया। और विचार के बारे में जब बात करते हैं तो विचार वही होता है ना जो अच्छा विचार रखता है, विचार अच्छा जो रखता है तो उसे हर कोई पसंद करते हैं। तो आचार और विचार उसी तरह का होता है। आचार में तो डिसिप्लिन में आता है, अनुशासन आचार में, अनुचार आचार का मतलब ये समझ जाना कि अनुशासन, समझ में आ रहा है। तो ये आ जाता है आचार में। और विचार, विचार तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, विचार के बारे में चर्चा नहीं किया गया है।
बाकी ये सब में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक न्यायालय में आपका जो इम्पोर्टेंट है, चलिए पढ़ते हैं सामाजिक न्यायालय में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए आपका है शासकीय व अनौपचारिक संस्थाएं। धर्मशास्त्र 1 में राजतंत्रात्मक शासन है, अतः सब कुछ राजा के नाम से होता है। धर्मशास्त्र में क्या होता है? राजतंत्रात्मक शासन होता है, जहाँ सब कुछ राजा के नाम से होता है। न्याय तंत्र भी राज केंद्रित है, न्याय जो करते हैं वो भी राजा के अंतर्गत में आता है। सभी स्मृतियां राजा को लक्षित करके न्याय सभा की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। यदि किसी कारणवश राजा स्वयं न्याय कार्य करने में असमर्थ हो तो वह फिर वह 3 सभ्यों के साथ की एक विद्वान ब्राह्मणों के मुकदमे के सुनने का काम सौंप सकता है। देखिए जब कभी राजा असमर्थ होता है ना, अगर राजा कभी असमर्थ होता है तो वो मंत्री को, जो उसका खास मंत्री है, उसमें उनके साथ साथ गुरु को, जो विद्वान जो ब्राह्मण है उनको भी वहाँ पे रखना होगा। तो तब ये राजा की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य वहाँ पे हो सकते हैं। आगे यहाँ पे है क्या है, आगे है ग्रामे दृष्टः पुरम यातात्पुरे दृष्टस्तु राजनी। अर्थात ग्राम में मुकदमे के निर्णय से संतोष ना हो तो पूर्व में जाना चाहिए, पूर्व में जाना चाहिए। पूर्व के निर्णय से संतोष ना हो तो राजा की सभा में जाना चाहिए। इससे ज्ञात होता है कि राजकीय व्यवस्था में सबसे नीचे ग्राम का स्तर न्यायालय होता है ना। देखो अगर बात पे ग्राम की बात किया जाए तो ग्राम में देखो कभी क्या होता है, ग्राम में जब कुछ होता है तो पंचायत से पूरा संपर्क होता है। पंचायत का जो सरपंच, पंचायत में क्या होता है, सरपंच होता है, उस समय सरपंच की बात होता था ना। तो इस तरह से वहां पे भी एक ये होता था, उनका भी उन समय में एक सिस्टम होता था। क्या जाता था, जो गांव के सबसे खास व्यक्ति होते थे, है ना, जो गांव के जो समझ जाओ ना, कि उस समय का भी जो मिनिस्टर होते थे, है ना, मंत्री जो होते थे, तो वो सबसे पहले उनका ये करते थे, सबसे पहले उनके पास जाते थे। उनसे नहीं होता था तो उनसे भी आगे जो आगे के जो होते थे, मतलब स्टेप बाय स्टेप उस समय भी बना हुआ था, स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह बहुस्तरीय न्यायालय व्यवस्था स्पष्टक, है ना, व्यवस्था स्पष्ट रूप से मिलती है। अर्थशास्त्र में गांव से जिला स्तर तक अनेक प्रशासनिक संस्थाओं की योजना है। 10 गांव का केंद्र संग्रहण 400 ग्रामों का केंद्र है। 10 गांव का केंद्र संग्रहण 400 ग्रामों का केंद्र है। अब बताओ, 10 गांव का केंद्र संग्रहण 400 ग्रामों का केंद्र संग्रहण है, सोच सकते हो, है ना। और जिसे द्रोणमुख कहा गया है। जहां 400 ग्रामों का जो केंद्र होता है उसे द्रोणमुख कहा गया है। जहां 10 गांव होता है उसे केंद्र संग्रहण कहा गया है। समझ में आ गया? 10 गांव को याद रखना है, 10 गांव को केंद्र संग्रहण और 400 ग्रामों को द्रोणमुख कहा गया है। 800 ग्रामों को केंद्र अर्थात स्थानीय, केंद्र स्थानीय कहा गया, ग्रामों को स्थानीय। समझ में आ गया? इस तरह से उन्होंने बांटा है नाम को। और यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, धर्मशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख सामाजिक न्यायालय हैं। तो न्यायालय में कुल अर्थात परिवार, श्रेणी में क्या आते हैं, एक व्यवसाय करने वाले लोगों के संगठन, श्रेणी मूलतः एक व्यवसाय करने वाले वाणिज्यों एवं शिल्प में कुशल शिल्पियों का समुदाय था जो जाति में बदल गया, है ना। श्रेणी में वही है कि जो अब ये जाति में बदल गया ना, जैसे कि ठाकुर हो गया, ब्राह्मण हो गया, यादव हो गया। तो सामाजिक न्यायालय में तो ये सब आते हैं। कुल भी देखा जाता है, कौन से कुल से हो, कौन सा परिवार से हो, श्रेणी कौन सा है, पूग कौन सा है। पूग में सभी ग्राम रक्षक संगठन होता है। और संघ, संघ में क्या है भाई, संघ में बौद्ध या जैन भिक्षुकों के संगठन आते थे। समझ में आ गया है? उस समय की बात करते हैं, प्राचीन में। इन्हें कहीं कहीं पाषांड भी कहा गया है, संघ को। उसके बाद क्या है, अग्रहार। अग्रहार में आपका क्या था, ब्राह्मणों की बस्तियां आ जाती थे। गुल्म और व्रात, इसमें से भारे के सैनिकों के संगठन आते थे। तो देखिए इनमें से देखो बात क्या जाइए कि अगर आपको पूछा गया सामाजिक न्यायालय, सामाजिक खास प्रमुख सामाजिक न्यायालय कौन कौन से हैं, तो उस प्रमुख सामाजिक न्यायालय में जो आपको आना है, कुल, श्रेणी, है ना, पूग,
संघ, ये सब आपको लिख देना है ना। अग्रहार, ये सब आपको लिखना है। गुल्म और व्रात, ये सब आपको वहां पे लिखना है। विधायी कार्य ये सब नहीं आते हैं। लोकोपिष्ट सिद्धांत ये भी नहीं आते हैं। न्यायालयों का क्रम ये भी नहीं। राज का नियंत्रण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहीं से सबसे पहले आप पता कर सकते हैं राज्य का नियंत्रण का। तो राज्य का नियंत्रण समझते हैं आप? राज्य का नियंत्रण भाई, जो पूरा राज्य का नियंत्रण करता है, जो राज्य को नियंत्रित करके रखता है, तो यही यहीं पे तो राज्य का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे लिखा, आम आदमी के दैनिक जीवन में सरकार या न्यायालयों का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए? यह एक ज्वलंत प्रश्न है। क्या सरकार को न्यायालयों को लोगों को जीवन पद्धति रीति रिवाज में हस्तक्षेप करना चाहिए? कह रहा है कि क्या सरकार को उनके रीति जो रिवाज धर्म, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे इंडिया में हिंदू मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। तो यहाँ पे चारों धर्म का अपना अपना कर्तव्य है। सभी धर्म अपने अपने धर्म को अलग अलग कर्तव्य से मानते हैं। या फिर हिंदू में भी देखा जाए तो बहुत सारे धर्म है, यानी कि जाति आ जाते हैं, ठीक है, कास्ट बहुत सारे आ जाते हैं। मुस्लिम में भी कास्ट आ जाते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे सरकार का कोई ये नहीं है कि किसी भी कास्ट को तोड़े। समझ में आ गया? किसी कास्ट को तोड़ के देखे, हाँ ये बड़े कास्ट का है, ये छोटे कास्ट का है, इसे ज्यादा हक देना चाहिए, इसे कम हक देना चाहिए। तो ये सब इसका ये नहीं कर सकते हैं वो। समझ आ गया? ये काम वो नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि कोई सिर पर चुन्नी पहने या कुछ खाए, किसी से विवाह करे, तो इनमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? जब राज्य उस पर हावी होता है, जब राज्य, आगे यहाँ पर देखिए, जब राज्य उस पर हावी होता है तो वह अपने समाज से मदद मांगता है, और जब समाज उस पर दबाव डालता है तो वह राज्य से संरक्षण चाहता है। समझ में आ रहा है? जब राज्य में कुछ होता है, जब राज्य हावी होता है तो वह समाज से मदद मांगता है, समाज के पास जाता है। जब राज्य साथ ना देता है, जब सरकार साथ नहीं देता है, तो वो समाज, एक समाज क्या होता है, एक साथ इकट्ठा होता है ना। कभी भी देखते हो किसी कई मिनिस्टर, बड़े बड़े मिनिस्टर के लिए अगर मिनिस्टर संतुष्ट नहीं होता है, यानी कोई कोई मंत्री संतुष्ट नहीं होता है, जैसे कि मान के चलो बड़े बड़े विधायक है सपोज दैट, तो विधायक से कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते तो क्या होते हैं, तो वो समाज के लोग एक साथ मिल जाते हैं और वो जो धरना बनाते हैं, क्या बोलते हैं, धरना बनाते हैं, रैली निकालते हैं, है ना। ये एक साथ समाज मिल जाते हैं किसी भी कार्य में। समझ रहा है ना बात को? अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, ये विवाद ये विवाद जनता व राज्य को आमने सामने ला खड़ा करते हैं। कभी व्यक्ति व समाज के बीच संघर्ष व सामाजिक अशांति का कारण बन जाते हैं। अतः हर सभ्य समाज को इनके उत्तर ढूंढने होते हैं। ये समस्या पहले भी उठती रही है। प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में इनके अनेक समाधान मिलते हैं। धर्मशास्त्र समाज व राज्य के मध्य समन्वय करने का प्रयास करता है, यद्यपि इस प्रक्रिया में राज्य का पलड़ा भारी दिखता है। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ बात? यहाँ पे कुछ बात समझ में आ रहा है कि राज का जो नियंत्रण है भैया, राज का नियंत्रण, ये तो इस प्राचीन काल के अनुसार अगर बात किया जाए, प्राचीन काल के अभी के अनुसार भी किया जाए, राज का नियंत्रण भैया सिर्फ राज्य का, यहाँ पे कहने का ये मतलब राज का नियंत्रण सिर्फ राजा के पास ही नहीं है, राज्य के जो लोग हैं उनके पास भी है। समझ में आ गया? एक समाज जो है, समाज के पास भी राज का नियंत्रण है। सिर्फ राजा इनको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, राज्य का जो नियंत्रण खुद समाज भी कर सकते हैं, समाज के लोग कर सकते हैं, समाज के जनता लोग ये सब कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे। दंड का महत्व, है ना, दंड का महत्व, न्यायाधिकारी के गुण। तो देखिए दंड का महत्व भी मैंने आप लोगों को बताया है। समझ में गया दंड का क्या महत्व है, ये आपको बताया है। देखो दंड अगर नहीं, देखो कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति है जैसे चोर होता है, डकैत होता है ना, आवारा होता है, बहुत सारे लोग इस तरह के लोग होते हैं। तो इन लोगों को अगर दंड ना दिया जाए, क्या होगा, देश में हाहाकार मच जाएगा, देश में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा, हत्या मतलब कुछ ना कुछ, यानी कि हमला होते रहेगा हमेशा। तो ये दंड के बचने के लिए, दंड इसलिए, दंड एक न्याय का काम है, दंड एक कानून का काम है। दंड है, दंड कौन देता है भाई? यहाँ पे अभी कानून देते हैं, उस समय दंड कौन देते थे? राजा देते थे, है ना। तो यही सब बात है यहाँ पे।
और मनुस्मृति से ये बात लिया गया यहाँ पे। तो दंड का महत्व ना मैंने पीडीएफ में बताया था, और ये आप लोग पीडीएफ से ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दंड का महत्व क्वेश्चन आता है, दंड का महत्व से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा, ये आप लोग पीडीएफ से कीजिए, पीडीएफ से समझिए। दंड का महत्व मैंने वहाँ पे समझाया है, और वीडियो भी मैंने बनाया है समझाकर, तो वहाँ पे आप लोग समझेंगे। समझ आ गया? वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। दंड का महत्व अब हम लोग ना इसमें कोई खास नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी कुछ भी खास नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में भी कुछ भी खास नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये एक्स्ट्रा दिया गया है। अब हम लोग आते हैं इससे भी नेक्स्ट चैप्टर में। देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले बात ये है कि देखो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत मंडल व सद्गुण, तो इकाई 19 में जो कि आपका जो खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोग को साफ साफ दिखाता हूँ कि मंडल सिद्धांत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप लोग सिर्फ मंडल सिद्धांत कीजिए यहाँ पे, और कुछ भी नहीं कीजिए। और मंडल सिद्धांत मैंने पीडीएफ में करवाया, और पिछला वीडियो में भी करवाया, उसे आप लोग जरूर देखिए। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा रहा हूँ कि आप में क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ, ये सब भी बताया जा रहा हूँ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, इसमें से आपको पता चलता है। मंडल सिद्धांत को मैंने साफ साफ बता दिया है ना, पीडीएफ में साफ साफ बताया है, समझाया है वहां पे मंडल सिद्धांत क्या होते हैं। आप लोग चाहेंगे तो इसे जो पीडीएफ है सही से पढ़ेंगे, आराम से समझ आ गया। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। और आप लोग एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 7वें गुण 6 गुण, तो ये 6 गुण को मैंने आपको बता दिया है। तो ये पीडीएफ में ही चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है और आप लोगों को बहुत तैयारी करना है। अब वहां से जाके ये 7वें जो अधिकरण है, 7वें अधिकरण को के 6 गुण मैंने बता दिया है, और मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और तो कर व्यवस्था में जो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मनुस्मृति में दैनिक कर, कर की दरें, बस ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे मैंने करवा दिया है नेट, यानी कि पिछला वीडियो में। तो ये सब आप लोग वहाँ देखिए, समझ में आ रहा है? जो मैं इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, यहाँ से आपको वहीं पे जाकर करना है। लंबा हो रहा है वहाँ पे, दो बार हम करा भी नहीं सकते क्योंकि टाइम का बहुत ही इनफ है। और ये लास्ट चैप्टर है ना, लास्ट चैप्टर है इकाई 22, लास्ट है अंतर्राज्यीय संबंध का सिद्धांत, साम दाम दंड भेद। भैया इसमें क्वेश्चन हर साल आते हैं, साम दाम दंड भेद से हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जब भी पूछे जाएंगे, जब भी पेपर होगा इनका, तो साम दाम दंड भेद पूछे जाएंगे, और अंतर्राज्यीय संबंधों की प्रासंगिकता पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा, ये आपका लास्ट चैप्टर है, आप लोग करिए ये। आप लोग इस वीडियो को देख लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो को वॉच किया, पूरा वीडियो को समझा, समझ में आ रहा है? मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, टॉपिक को आपको करना ही है। ये टॉपिक जितने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीडीएफ में मैंने जो कराया है, पीडीएफ में फ्री कर दिया हूँ, बिल्कुल फ्री। मैंने सोचा था पैसा लूंगा, लेकिन फिर भी आपसे मतलब नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल फ्री कर दिया हूँ। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपका पासपोर्ट इनका जो कि टेलीग्राम में मैं आपको दे रहा हूँ, टेलीग्राम नहीं इंस्टा में दे रहा हूँ। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल रहा है, इंस्टा में आपको पासवर्ड देना। पासवर्ड के लिए आप इंस्टा में चाहेंगे, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो इंस्टा में भी आप पूछ सकते हैं हमसे, यानी कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जल्दी तैयारी कीजिए, और आप लोग बताइए कि आगे कौन सा एग्जाम आपका होने वाला है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और उन्हीं अनुसार मैं आप लोगों का वीडियो बनाऊंगा। देखिए एग्जाम देखना बहुत ही बेस्ट जाएगा, बहुत ही बेस्ट एग्जाम जाएगा, मेरा ये आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, है ना? बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से दीजिए। चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जान पे बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो। Yeah!